एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 321। पैमोन की नज़र फिर से डैनियल पर चली गई। हम तुम्हें सम्राट से मिलने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन ये नियम नहीं बदला जा सकता। केवल सम्राट की वंशावली ही महल में प्रवेश कर सकती है। डैनियल ने भौहें सिकुड़ी। विश्वकोर के बारे में क्या? सम्राट इसका ध्यान रखेंगे, वह नहीं कर सकते। अचानक उसके शब्द उसके गले में अटक गए, जैसे कि उसे चारों ओर से घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा हो। हवा घनी हो गई, उसकी छाती पर दबाव पड़ रहा था। पैमोन की नज़र तीखी हो गई, उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं, उसके अंदर से एक दमनकारी आभा फैल गई। अपने अगले शब्दों को सावधानी से चुने, दूसरे राजकुमार द्वारा चुने गए। हम सम्राट के प्रति किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हफ हफ। जब पैमोन ने अपनी आभा वापस खींची तो डैनियल का शरीर कांप रहा था। हवा भारी लग रही थी, उसकी छाती पर दबाव पड़ रहा था, क्योंकि उसने अपनी सांसों को शांत किया और अपने शब्दों को जोर से बोलने से पहले ध्यान से सोचा। मैं एक प्रतिगामी व्यक्ति हूँ। देवदूत 400 से अधिक बार दुनिया के केंद्र से बाहर आ चुका है। ये स्पष्ट है कि सम्राट को हमारी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पैमोन की भौहें सिकुड़ गईं। उसके शब्दों को समझते समय उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। अंडरवर्ल्ड की ग्रैंड डचेस के रूप में वह बहुत सी संवेदनशील जानकारी से परिचित थी, जिसे अधिकांश प्राणी समझ नहीं सकते थे। उसे कुछ समय से पता था कि कई समय उपयोगकर्ता अन्य समय रेखाओं के दर्शन देख रहे थे। स्पष्ट रूप से दुनिया एक समय चक्र में प्रवेश कर चुकी थी, क्षय और पुनर्जन्म का एक अंतहीन चक्र। फिर भी पैमोन ने अपना सिर हिलाया। सम्राट ने हमें दुनिया के केंद्र की सुरक्षा उसके ऊपर छोड़ देने के लिए कहा है। जब उसने हमें अन्यथा करने के लिए कहा तो उसकी मदद करने की कोशिश करना उसके अधिकार को कम करने के समान है। हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया खत्म हो जाएगी, डैनियल ने कहा। अगर सम्राट की यही इच्छा है तो ऐसा ही हो। डैनियल स्तब्ध रह गया। उसके शब्दों के वजन ने उसे दमनकारी माहौल से ज्यादा कुचल दिया। वह समझ नहीं पाया कि पैमोन, जो लगभग सर्वशक्तिमान थी, सम्राट के प्रति इतनी अंधभक्ति क्यों रखती थी। वह खुद बहुत मजबूत थी, अपनी पसंद खुद तय करने के लिए इतनी मजबूत। दुनिया एक बार फिर खत्म हो गई। पैमोन ने दुनिया के कोर को नष्ट होने दिया क्योंकि सम्राट ने मदद नहीं मांगी। एंजल ने दुनिया को वापस पा लिया, जिससे डैनियल एक बार फिर चक्र में भटक गया। अगले लूप में डैनियल ने अन्य ग्रिम रीपर्स से मिलने की कोशिश की। उनके व्यक्तित्व में विविधता थी, कुछ ठंडे और अलग थलग थे, दूसरे दुखी और गंभीर थे, जबकि कुछ खुशमिजाज थे। लेकिन सम्राट के प्रति उनकी भक्ति पैमोन के समान ही थी, यदि उससे अधिक नहीं। डैनियल को और अधिक चक्रों से गुजरना पड़ा। उसने सम्राट के महल तक पहुंचने की उम्मीद में अंडरवर्ल्ड में छिपने की कोशिश की। महल की सुरक्षा के रूप में सेवा करने वाले ग्रिम रीपर्स के साथ ऐसा करना असंभव था। सबसे कमजोर ग्रिम रीपर भी टाइफॉन से अधिक शक्तिशाली था। ये स्पष्ट था कि डैनियल उन्हें हरा नहीं सकता था या महल में अपना रास्ता नहीं बना सकता था। डैनियल ने अगले 500 चक्रों के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। मनाना, हेरफेर करना, ब्लैकमेल करना, रिश्वत देना, कुछ भी काम नहीं आया। साम्राज्य से जुड़े रहें। इसे अच्छे से कहें तो ग्रिम रीपर्स दयालु लोग थे जिन्होंने पूरे दिल से सम्राट की सेवा की। सीधे शब्दों में कहें तो वे जिद्दी थे, और अगर सम्राट उन्हें ऐसा करने के लिए कहता तो वे पूर्व पश्चिम की ओर पुकारते। सम्राट के शब्द एकदम सटीक थे। नियो ग्रिम रीपर्स से बात करने की कोशिश करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह डैनियल की मदद कर सकता है। हालांकि यह असंभव था। सदियों के दौरान उसने अपना इरादा समाप्त कर लिया था। ये डैनियल के भीतर मुश्किल से जीवित रह रहा था। जल्द ही इरादा अतीत से गायब हो जाएगा। उसे इरादे का उपयोग केवल तभी करना था जब यह आवश्यक हो। उसने डैनियल से बात करना भी बंद कर दिया। डैनियल के साथ बोले गए प्रत्येक शब्द ने इरादे को और अधिक समाप्त कर दिया। नियो वर्तमान में बदतर स्थिति में था। उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। केवल लाल बिजली का एक मानव जैसा द्रव्यमान पीछे रह गया था, जो कमजोर रूप से चमक रहा था। लाल बिजली धीरे धीरे मंद हो रही थी, एक बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी। डैनियल चक्कर लगाता रहा। उसे सदियों बाद सफलता का कोई मौका नहीं दिख रहा था। थके हुए और गुस्से में उसने एक और ब्रेक पर जाने का फैसला किया। आराम करने का उसका पहला विचार टाइफॉन को बुरी तरह से हराना था। अल्पविराम। युद्ध का मैदान एक बिखरी हुई बंजर भूमि, झुलसी हुई धरती और हर दिशा में फैले टूटे हुए पत्थर थे। तूफानी बादल सिर पर छाए हुए थे, जो भयावह रूप से गड़गड़ा रहे थे, जबकि लाल बिजली की किरणें ऊपर नाच रही थीं। आप जानते हैं, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूं, डैनियल ने कहा, जब वह टाइफॉन के विशाल शरीर पर बैठा था। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो रही थी। क्यों? टाइफॉन ने कराहते हुए कहा। आपने दुनिया के कोर के अंदर उस पोर्टल को सक्रिय किया है न? यह मेरे लिए आपसे नफरत करने का पर्याप्त कारण है। मुझे खेद है, टाइफॉन ने विनम्रतापूर्वक कहा। यह उस समय एक अच्छा विचार लग रहा था।
क्षमा करें, आपको लगता है कि यह काम करता है? उस पोर्टल को बंद करें, या मैं आपको पीटता रहूंगा। मैं नहीं कर सकता, सर। मैंने चाइल्ड ऑफ मैना से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके पोर्टल बनाया है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बंद किया जाए। चाइल्ड ऑफ मैना के विषय ने उसे और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उसने टाइफॉन को पीटना जारी रखा, उसे ठीक किया और फिर से मुट्ठियों से पीटा। रुको, सर, मेरे पास एक उपाय है। टाइफॉन ने डैनियल को रोकने के लिए चिल्लाया। क्या है? डैनियल ने अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। बार बार इस्तेमाल से उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो गई थीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, जिससे उसके नीचे की फटी हुई फर्श पर दाग लग रहे थे। अगर यह अच्छा उपाय नहीं है तो फिर से पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। सर, जब मैं मारा जाता हूं तो द्वार खुल जाता है। अगर मैं जिंदा हूं तो द्वार नहीं खुलेगा। डैनियल का चेहरा सख्त हो गया। यह उसके लिए पहली बार था जब उसने इस बारे में सुना था। क्या ये सच है? हाँ, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। डैनियल के पास कोई शब्द नहीं बचा था। सर, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के डैनियल ने टाइफॉन को एक बार फिर मार डाला। उसकी तलवार ने खामोशी को चीर दिया। लूप रीसेट हो गया। अगले 10 लूप के लिए डैनियल ने टाइफॉन के कथन की पुष्टि की। हर बार एंजल टाइफॉन की मृत्यु के एक दिन से लेकर एक सप्ताह के भीतर प्रकट हुआ। अरे, जवाब तो बहुत आसान था। डैनियल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, झुलसे हुए युद्ध के मैदान में टहलते हुए जहां लाशें बहुत पहले ही राख में बदल चुकी थीं। मुझे बस टाइफॉन को जीवित रखना था। ये कार्य देखने में आसान लग रहा था, लेकिन ये सबसे कठिन दुष्स्वप्न साबित हुआ। अगर डैनियल टाइफॉन को कैद में रखता तो टाइफॉन उदास हो जाता और निराशा में खुद को मार डालता। अगर डैनियल टाइफॉन को एक अलग महाद्वीप देता और उसे दूसरों पर शासन करने देता तो टाइफॉन की विकास गति जल्द ही अन्य जागृतिकर्ताओं से आगे निकल जाती। शक्ति ने उसके दिमाग को घुमा दिया और जल्द ही वह अहंकारी हो गया और अपनी सेनाओं को विश्व विजय की खोज में ले गया। हर समय रेखा में इसका अंत एक जैसा ही हुआ। या तो टाइफॉन ने सभी को मार डाला या डैनियल को टाइफॉन को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैनियल ने अपने गीले बालों में हाथ फेरा। मुझे क्या करना चाहिए? वह निराश था। अगर मैं उसे सामान्य रहने के लिए मजबूर करता हूं तो वह खुद को मार लेता है। अगर मैं उसे वह करने देता हूं जो वह चाहता है तो वह दूसरे जागरूक लोगों द्वारा मारा जाता है या वह दुनिया को मार देता है। चक्र घसीटता चला गया। असफलता के बाद असफलता। 80 चक्र बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। डैनियल नाराज था। चर्मपथ से भी पतला उसका धैर्य आखिरकार टूट गया। फिर उसे याद आया उसे छुट्टी पर जाना था। टाइफॉन की मौत और एंजल के आगमन के बीच संबंध की खोज ने उसकी छुट्टी को अंतहीन काम में बदल दिया था। किसी तरह की राहत की तलाश में डैनियल अंडरवर्ल्ड में चला गया। यहाँ कम से कम वह बिना किसी परिणाम के अपने दूसरे राजकुमार के चुने हुए विशेषाधिकार का जितना चाहे उतना दुरुपयोग कर सकता था। क्या कोई समस्या है? पैमोन ने पूछा। रीपर शहरों का दौरा करते समय उसके रेशमी वस्त्र उसके पीछे लटक रहे थे। उसकी आंखें फीकी चमक रही थीं, मानो वह डैनियल की आंखों में झांक रही हो आत्मा। डैनियल ने थके हुए भाव से सिर हिलाया। हाल ही में एक दुष्ट भूत गुफा के खिलाफ लड़ाई से उसका शरीर दर्द कर रहा था जो अंडरवर्ल्ड से भागने की साजिश रच रही थी। हालांकि जीत मिली, लेकिन लड़ाई ने उसे थका दिया था। अपनी थकावट के कारण उसे एहसास नहीं हुआ कि वह टाइफॉन की समस्या से जुड़ी हर बात पैमोन को समझा रहा था। अगर हम गलत नहीं हैं तो टाइफॉन को एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां वह राजा की तरह शासन कर सके। साथ ही आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि टाइफॉन अपने आसपास के अन्य प्राणियों की तुलना में कमजोर हो ताकि वह युद्ध शुरू करने के बारे में न सोच सके। पैमोन ने सवाल किया। हाँ, डैनियल ने कहा। तो क्या ये ठीक नहीं है अगर आप टाइफॉन को यहाँ लाएं? हम इस क्षेत्र में राक्षस को जगह दे सकते हैं, पैमोन ने सुझाव दिया। क्या अंडरवर्ल्ड में आने का एकमात्र तरीका मरना नहीं है? वह है। डैनियल ने बोलना बंद कर दिया। अचानक एहसास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पैमोन मुस्कुराई जब उसने उसके चेहरे पर आए भावों को बदलते देखा। ग्रिम रीपर्स, डैनियल चिल्लाया। अगर मैं टाइफॉन को ग्रिम रीपर बना सकता हूं तो वह अंडरवर्ल्ड में रह सकता है। फिर आप अपने अधिकार का उपयोग करके उसे एक छोटे से द्वीप या शहर का शासक बना सकते हैं। वास्तव में पैमोन ने थोड़ा सिर हिलाकर सहमति जताई। जैसे ही उसने जोड़ा, उसका भाव और भी गंभीर हो गया। एकमात्र समस्या यह है कि जीवित लोगों को ग्रिम रीपर बनने की अनुमति नहीं है। डैनियल की मुस्कान गायब हो गई। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं टाइफॉन को ग्रिम रीपर नहीं बना सकता? ऐसा नहीं है कि तुम नियम तोड़ोगे। मैं तोड़ूंगा, पैमोन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। डैनियल ने अचानक उसके संकल्प को देखकर चौंकते हुए पलकें झपकाईं। जीवितों की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां राजकुमार पुनर्जन्म लेंगे, पैमोन ने आगे कहा। अगर हम दुनिया को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो हम खुशी खुशी ऐसा करेंगे। डैनियल चौंक गया।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कोई नियम नहीं तोड़ोगे? तुमने मुझे सम्राट के महल में भी नहीं जाने दिया। मैंने सम्राट के आदेशों के खिलाफ जाने से सीधे इनकार कर दिया, पैमोन ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। लेकिन अगर यह एक जीवित आत्मा को ग्रिम रीपर बनने की अनुमति देने जैसा सरल काम है, तो यह मेरे अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है। आखिरकार, मैं ग्रैंड डचेस हूँ। पैमोन ने डैनियल को टाइफॉन को ग्रिम रीपर बनाने में मदद की। विसंगतियों के पिता को अंडरवर्ल्ड में लाया गया। बेशक, वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन डैनियल की छड़ी और गाजर की विधि, जो उसने अनगिनत समय चक्रों से सीखी थी, ने अद्भुत काम किया और टाइफॉन सहमत हो गया। पैमोन को ग्रैंड डचेस के रूप में अपने पद से हटना पड़ा क्योंकि उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। उसने स्वेच्छा से ऐसा किया, ये कहते हुए कि वह सदियों से सेवानिवृत्त होने का रास्ता तलाश रही थी। अन्य ग्रिम रीपर्स ने उसे अन्यथा मनाने की कोशिश की। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने अधिकार का उपयोग करके टाइफॉन को लाएंगे और उसे अकेले बोझ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वह अडिग रही। 50 साल शांतिपूर्वक बीत गए। जीवित दुनिया को पता नहीं था कि क्या हुआ। उनके लिए विसंगतियों का पिता टाइफॉन, एक आतंक जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, एक दिन अचानक गायब हो गया। अंडरवर्ल्ड में डैनियल भी एक ग्रिम रीपर बन गया। यही कारण था कि वह जीवित दुनिया और अंडरवर्ल्ड के बीच यात्रा कर सकता था। उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया जब उसने सुनिश्चित किया कि टाइफॉन खुद को नहीं मारेगा। सब कुछ करने के बाद डैनियल अपने गृहनगर लौट आया। वह वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले, शाम के सूरज को क्षितिज के नीचे डूबते हुए देख रहा था, जो आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग रहा था। टूटी हुई सड़कें शांत थीं। दूर से आती पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ ही उसके साथ चल रही थी। वाह! डैनियल ने सांस छोड़ी, ठंडी हवा में अपनी सांस को दिखाई देते हुए देखा। मैंने किया है ना, सिस्टम। वह इतना हैरान था कि हंस भी नहीं पाया। अनगिनत लड़ाइयों और बलिदानों का भार उसके सीने पर प्रेत पीड़ा की तरह दबा हुआ था। मैंने दुनिया का अंत रोक दिया। यह अवास्तविक लगा। उसे लगभग उम्मीद थी कि आखिरी क्षण में एक और आपदा आएगी और उसकी योजनाएं हमेशा की तरह विफल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचने के बाद डैनियल ने अनगिनत अजीब भावनाएं महसूस कीं। राहत, थकावट और अविश्वास। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, छोटी लेकिन सच्ची। हमने कर दिखाया, सिस्टम। डैनियल हंसा, उसकी आवाज़ खाली सड़कों पर धीरे से गूंज रही थी। उसने इस अवसर का जश्न मनाने के लिए सिस्टम को पुकारा। उनके संघर्ष के हजारों साल खत्म हो गए थे। हालांकि सिस्टम, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अल्पविराम, वर्तमान। हमने कर दिखाया। नियो ने अपनी आंखें खोलीं। उसने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर डैनियल को देखा। अतीत को बचा लिया गया है। साम्राज्य के माध्यम से अपडेट रहें। उनके आसपास की दुनिया हिलने लगी। यह इस बात का सबूत था कि समय रेखा बदल रही थी। नियो का क्षरण तेज हो गया। लाल बिजली से बना उसका शरीर गायब होने लगा। प्रोफेसर डैनियल ने अपना मुंह खोला और बंद कर लिया। उसके पास कोई शब्द नहीं था। वह नियो को कैसे बता सकता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वह जानता था कि यह असंभव है। अलविदा, नियो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अब चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ गंदगी में फंस जाओगे। उसने प्रोफेसर डैनियल की आंखों में देखा। प्रोफेसर डैनियल ने चिंतित नज़र से नियो को देखा। उसने अपने मुंह से शब्द निकाले। तुम इससे कैसे बचोगे? मैं नहीं बच सकता, नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरी योजना विफल हो गई। प्रोफेसर डैनियल का चेहरा सख्त हो गया। वह नियो पर इतनी जिम्मेदारी छोड़ने के लिए दोषी महसूस कर रहा था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि नियो अतीत को बदलने और जीवित रहने में सक्षम होगा, क्योंकि नियो को अपने जीवित रहने का भरोसा था। अब क्या बदल गया? प्रोफेसर डैनियल ने बोलना बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ। नियो, क्या तुम अभी शैडो ट्रायल में हो? हवा ठंडी हो गई। नियो के होंठ थोड़े से खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने उन्हें बताया था कि वह अतीत में शैडो ट्रायल में प्रवेश कर चुका है। उसने अपने स्पष्टीकरण को सावधानी से शब्दों में बयां किया था, जिससे प्रोफेसर डैनियल को लगा कि वह अपने शैडो ट्रायल में विफल हो गया है और शैडो के सर्वोच्च देवता द्वारा उसे शैडो वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया गया है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह असली दुनिया है, और वह शैडो ट्रायल के दौरान की गई गलतियों को सुधारना चाहता था। नियो, मैंने कुछ पूछा था। नियो ने जवाब नहीं दिया। अगर उसने प्रोफेसर डैनियल को सच बताया कि वह एक शैडो वर्ल्ड में था, तो उसके सामने खड़े प्रोफेसर डैनियल को एहसास होगा कि वह सिर्फ एक शैडो है। असली प्रोफेसर डैनियल भी यही सोचेगा कि वह एक शैडो है। आखिरकार 100% सिंक्रोनाइज्ड शैडो वर्ल्ड में हुए बदलाव असली दुनिया में भी हुए। अगर असली प्रोफेसर डैनियल को लगता कि वह सिर्फ एक शैडो है, तो उसका क्या होगा? प्रोफेसर डैनियल पागल हो सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। नियो प्रोफेसर डैनियल पर इस तरह के ज्ञान का बोझ नहीं डालना चाहता था। हालांकि उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। प्रोफेसर डैनियल के चेहरे पर भाव विकृत हो गए। आप इस स्थिति में मेरे बारे में चिंतित हैं।
मैं उस हीरो के बारे में चिंता नहीं कर सकता जिसने दुनिया को बचाया। नियो की मुस्कान ने प्रोफेसर डैनियल के दिल को और भी भारी कर दिया। नियो की बचने की योजना सरल थी। जब युवा डैनियल ने माना के बच्चे को बचाया तो नियो का शैडो ट्रायल पूरा हो जाएगा। आखिरकार युवा डैनियल नियो का प्रतिनिधि था। उसका माना के बच्चे को बचाना नियो द्वारा बचाव कार्य करने के रूप में गिना जाएगा। हालांकि वह माना के बच्चे को नहीं बचा सका, नियो ने सोचा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे दोष देता हूं। मैं उसके साथ था, इसलिए मुझे पता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। माना के बच्चे को बचाने से नियो को शैडो सुप्रीम से इनाम मांगने का मौका मिलता। नियो ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि उसे पहले जो इनाम मिला था वह कोई इनाम नहीं था। इस बार उसने शैडो सुप्रीम से एंजल को शैडो वर्ल्ड से बाहर ले जाने की अनुमति मांगने की योजना बनाई। यह एंजल को बचाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए था। मैं सोच रहा था कि तुम समय के क्रोध से कैसे बचोगे। एंजल की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। तो यही तुम्हारी योजना थी? हाँ, नियो ने कहा। नियो जिस जगह पर खड़ा था वह शैडो वर्ल्ड था। यह एक ऐसा आयाम था जहां सब कुछ शैडो एलिमेंटल से बना था। यहां तक कि समय और भाग्य भी। उसे मारने की कोशिश करने वाला समय शैडो वर्ल्ड से संबंधित नकली समय था। ये सच्चा समय नहीं था। जब तक वह पृथ्वी आयाम में वापस आ सकता था वह नकली समय की पहुंच से बच सकता था। फिर उसे नकली समय द्वारा उसे मिटा दिए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। यह एक बेहतरीन योजना थी। एक योजना जो तब विफल हो गई जब वह मन के बच्चे को नहीं बचा सका। अब नकल किया गया समय उसे वर्तमान के साथ मिटा देगा। या अगर वह नकल किए गए समय से बचने के लिए छाया दुनिया को छोड़ने की कोशिश करता तो छाया सुप्रीम उसे छाया परीक्षण में विफल होने के लिए मार देता। यह एक चेकमेट था। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत शांत हैं जिसने पाया कि वे मरने जा रहे हैं, भले ही उन्हें इसके विपरीत वादा किया गया था। नियो ने देवदूत पर कटाक्ष किया। जिस व्यक्ति ने मेरी मृत्यु का कारण बना वह मेरे साथ मर रहा है, इसलिए मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। देवदूत ने कंधे उचका दिए। प्रोफेसर डैनियल ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने देखा कि एंजल और नियो सामान्य रूप से बात कर रहे थे। उनकी आंखें उनके बीच घूम रही थीं। दुनिया लगातार ढह रही थी। समय उनके वर्तमान को मिटा रहा था। प्रोफेसर डैनियल, मैं ठीक हूँ। आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नियो ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। कृपया अब चले जाओ। अगर तुम यहाँ और रुकोगे तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। प्रोफेसर डैनियल की आत्मा बहुत पहले से ही उसके शरीर में वापस बहने की कोशिश कर रही थी। वह अब तक खिंचाव का विरोध कर रहा था, ये देखने की उम्मीद कर रहा था कि नियो के पास इस कठिन परीक्षा से बचने का कोई तरीका है या नहीं। अलविदा, नियो ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसे उम्मीद थी कि उसकी मुस्कान प्रोफेसर डैनियल को आश्वस्त करेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। प्रोफेसर का दिल दहल गया। प्रोफेसर डैनियल अब खिंचाव का विरोध नहीं कर सकते थे। उनकी आत्मा हिंसक रूप से उनके शरीर में वापस आ गई। यह अनुभूति भ्रमित करने वाली और दर्दनाक थी। पूरी तरह से गायब होने से पहले उन्होंने नियो के अंतिम शब्द सुने। कृपया ऐसा कुछ न करें जिससे दुनिया खतरे में पड़ जाए। प्रोफेसर डैनियल की आंखें खुल गईं। उनके नीचे ठोस जमीन की अनुभूति अचानक वापस आ गई। वह अपने वर्तमान में वापस आ गए। उसकी छाती उखड़ी हुई सांसों से धड़क रही थी और उसका शरीर थकावट से कांप रहा था। कमरे में शांति थी, सिवाय उसकी उखड़ी हुई सांसों के। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। आपने क्या देखा, प्रोफेसर? प्रोफेसर डैनियल ने नियो की आवाज़ सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। नियो, जिसने प्रोफेसर डैनियल और एलिजाबेथ की मदद से अपने समय तत्व को अभी अभी जगाया था, प्रोफेसर डैनियल की चुप्पी से भ्रमित था। प्रोफेसर ने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, शब्द बनाने में असमर्थ। वह नियो को बताना चाहता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन नियो के अंतिम शब्दों ने उसे जंजीरों की तरह बांध दिया। कृपया ऐसा कुछ न करें जिससे दुनिया खतरे में पड़ जाए। अगर उसने कुछ गलत किया तो वह उस दुनिया को नष्ट कर सकता था जिसे नियो ने अनगिनत वर्षों के संघर्ष के बाद मुश्किल से बचाया था। प्रोफेसर, क्या आप ठीक हैं? नियो ने मुड़कर उसे चिंतित नज़रों से देखा। नियो को इस तरह देखकर प्रोफेसर डैनियल शांत हो गए, भले ही एक पल के लिए। मैं ठीक हूँ। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। तुमने क्या देखा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जवाब देने के बजाय उसने नियो की पीठ पर धीरे से अपना हाथ रखा। उसकी निगाह में थोड़ा डर था और कुछ और था जिसे नियो नहीं देख पाया। अपराधबोध, दुख। प्रोफेसर डैनियल ने नियो को अतीत में धकेल दिया ताकि वह अकादमी की शुरुआत में वापस आ सके। इसने प्रोफेसर डैनियल पर बहुत दबाव डाला। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसके आसपास की दुनिया थोड़ी झुक गई क्योंकि प्रतिक्रिया उसकी आत्मा को कुतर रही थी। हालांकि उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। नियो के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अलविदा प्रोफेसर डैनियल, अलविदा नियो। समय की लहरें प्रोफेसर डैनियल से टकराईं।
उसने नियो को उसके समय तत्व को जगाने में मदद करने के लिए बहुत अधिक समय का उपयोग किया था और इसने प्रोफेसर डैनियल को कमजोर कर दिया था। साम्राज्य से विशेष रोमांच का आनंद लें। वह समय फिसल गया, एक खाली कार्यालय कक्ष को पीछे छोड़ दिया। देवताओं का योग। सिस्टम, डैनियल ने पुकारा। कोई उत्तर नहीं मिला। सिस्टम, तुम कहाँ चले गए? वह आवाज़ जो हजारों सालों से उसके साथ थी, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। डैनियल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिस्टम की अनुपस्थिति का सिर्फ एक ही मतलब था, वह चला गया था। दिव्य सिस्टम, मेरी गांड। जैसे ही मैंने दुनिया को बचाया, तुम चले गए। डैनियल की आवाज़ कड़वी थी। उसे हमेशा से यह अंदाज़ा था कि सिस्टम का लक्ष्य उसे सबसे मजबूत बनाना नहीं बल्कि दुनिया को बचाना है। वह सिर्फ इसके लिए एक उपकरण था, और अब त्याग दिया गया। फिर भी उसे इस रहस्योद्घाटन पर दुख नहीं हुआ। अगर सिस्टम न होता तो वह दुनिया को नहीं बचा पाता। फिर भी उसका दिल अजीब तरह से भारी था। क्या सिस्टम उसे सिर्फ एक उपकरण के तौर पर देखता था? वह जानना चाहता था, फिर भी इसके लिए कोई रास्ता नहीं था। सिस्टम ने उसे पीछे छोड़ दिया था। अचानक एक जानी पहचानी लेकिन अपरिचित आवाज़ ने उसे पुकारा, जो हवा को चीरती हुई, नर्म लेकिन स्पष्ट थी। अब तुम क्या करने जा रहे हो? डैनियल ने अपना सिर आवाज़ की ओर घुमाया। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह महिला जानी पहचानी थी। डैनियल उसे भूल नहीं सकता था। सेलेन, नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। उसकी आत्मा और शरीर दोनों ही। डैनियल ने भौहें सिकुड़ी और उसका गला कस गया। वहाँ एक गांठ बन गई, कड़वी और ठंडी। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसका हाथ मुट्ठी में बंध गया। उसके होठों से एक आह निकली। उसने अपना सिर हिलाया, विशाल बादलों से घिरे आकाश को देखने के लिए पीछे मुड़ा। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बीमार है, टाइफॉन। अगर तुमने किसी और के साथ ऐसा किया होता तो वे अब तक तुम पर हमला कर चुके होते। मैं समझ गया। लड़की का रूप बदल गया। वह पूरी तरह से आपस में जुड़ी जड़ों और शाखाओं से बनी एक मानवीय आकृति में बदल गई। नम मिट्टी की खुशबू हवा में भर गई, क्योंकि उसकी लकड़ी के फ्रेम से छोटे छोटे पत्ते उगाए थे। अगर मेरी शक्ल अप्रिय लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। डैनियल को टाइफॉन को इतने सम्मान से बोलते हुए सुनकर अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। विसंगतियों का पिता, जो कभी गर्वित और विद्रोही था, अब विनम्रता से बोलता था। अंडरवर्ल्ड में रहने से उसकी आंखें खुल गई थीं। उस रसातल में जहां पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम अनगिनत राक्षस स्वतंत्र रूप से घूमते थे, टाइफॉन को अपनी तुच्छता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक बार उसने खुद को अद्वितीय समझा था, अब वह बेहतर जानता था। अंडरवर्ल्ड ने उसे विनम्र बना दिया था। टाइफॉन चुपचाप आगे बढ़ा, डैनियल के बगल में खड़े होकर। जब वह आगे बढ़ा तो उसकी लकड़ी की फ्रेम धीरे से चरमराई। उसने डैनियल की निगाहों का अनुसरण किया और दोनों ने मिलकर आसमान की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? डैनियल ने पूछा, उसकी आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी। सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? तुम्हारा सिस्टम, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैनियल ने उलझन में पलकें झपकाईं। टाइफॉन की निगाह आसमान से नहीं हटी। क्रोनोस ने तुम्हें किसी के बारे में बताया था, एक आदमी जो दुनिया खत्म होने के बाद अकेले लड़ रहा था, है न? तुमने एक बार इसका जिक्र किया था। मैं पूछ रहा हूं कि क्या उसी ने तुम्हें सिस्टम भेजा है? डैनियल का चेहरा सख्त हो गया। टाइफॉन के शब्दों ने उन विचारों को जगा दिया जिन्हें वह दबाने की कोशिश कर रहा था। विचार जिनका सामना करने से वह बहुत डरता था। हाँ, डैनियल की आवाज़ धीमी हो गई, धीमी पड़ गई। शायद वह था। टाइफॉन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जैसे ही वह हिलता डुलता रहा, शाखाएं चरमरा उठीं। अब उसका क्या होगा? अगर वह उस भविष्य में फंस गया है, अब जबकि अतीत बदल गया है, तो क्या वह समय के द्वारा मिट नहीं जाएगा? तुम उसके बारे में इतनी उत्सुक क्यों हो? डैनियल ने तेजी से बीच में टोकते हुए टाइफॉन का सामना किया। लकड़ी की आकृति ने ठहाका लगाया। एक सूखी, खोखली आवाज़ गूंजी। मैं दिलचस्पी कैसे नहीं ले सकता? मैंने सपना देखा है कि वह मुझे एक ही हमले में हरा देगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह वही है जिसने मुझे हराने में तुम्हारी मदद की। क्या मेरे लिए उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक होना गलत है जो एक तरह से मेरा कट्टर दुश्मन है? टाइफॉन की आवाज़ में कोई दुर्भावना नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा थी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, डैनियल ने आह भरते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि मैं कोई जवाब पा सकूं, सिस्टम गायब हो गया। क्या ऐसा है? मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। टाइफॉन जाने के लिए तैयार होते हुए मुड़ा। वह एक भागे हुए भूत को पकड़ने के लिए जीवित लोगों की दुनिया में आया था। अब डैनियल से मिलना सिर्फ एक संयोग था। पहले ही जा रहे हो? डैनियल ने पूछा। मेरे पास समय कम है, टाइफॉन ने जवाब दिया। भागे हुए भूतों को पकड़ने के बाद मुझे टाइटन्स और अवेकनर एसोसिएशन के नेता से मिलना है।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंडरवर्ल्ड जीवित लोगों की दुनिया में एक चौकी स्थापित करने के बारे में सोच रहा है, टाइफॉन ने आगे कहा। यह अंडरवर्ल्ड से भागने वाली आत्माओं की बढ़ती संख्या और जागृत करने वालों द्वारा इस क्षेत्र में बुलाए जाने वाले राक्षसों को पकड़ना है। चूंकि मैं एकमात्र जीवित ग्रिम रीपर हूं और मैं हाल ही तक जीवित लोगों की दुनिया में रहा हूं, इसलिए अन्य लोगों का मानना था कि मैं इस कार्य के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, टाइफॉन ने समझाया। इसके लिए शुभकामनाएं, डैनियल ने कहा। डैनियल को समझ में नहीं आया कि हंसे या मुंह पर हाथ मारें। जिसने टाइफॉन को बातचीत के लिए भेजा था वह या तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था या एक पूर्ण मूर्ख। ऐसा लगता है कि टाइफॉन भी भविष्य की ओर देखने लगा है। डैनियल की मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि यह शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। भविष्य, यह एक ऐसा शब्द था जिसे डैनियल हमेशा से पाना चाहता था। एक ऐसी मंजिल जिसका वह इतने लंबे समय से पीछा कर रहा था। लेकिन अब जब वह इसके भीतर खड़ा था तो उसे लगा कि वह खोखला है, दिशाहीन है। उसने अपने हाथ की ओर देखा, अपनी उंगलियों को मुड़ते हुए देखा। अपनी पतली भुजाओं के बावजूद वह जानता था कि वह शायद एक ही मुक्का मारकर पूरी पृथ्वी को उड़ा सकता है। ये सारी शक्ति, ये सब उसी की बदौलत है। डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी छाती में जकड़न हो गई क्योंकि परस्पर विरोधी भावनाएं उसे चीर रही थीं। वह उस भविष्य तक पहुंच गया था जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन अब उसे इसके साथ क्या करना चाहिए, उसे कुछ पता नहीं था। तो क्या ऐसा कुछ था जो वह करना चाहता था या जिसके बारे में वह उत्सुक था? जरूर था। वह एक बात जानना चाहता था। सिस्टम के पीछे के आदमी ने उसे क्यों चुना? साम्राज्य के साथ अपडेट रहें, उसे क्यों और दूसरों को नहीं? शायद इसलिए कि मैं अकेला हूं जो हजारों प्रतिगमन से गुजर सकता हूं और समय के हाथों मारा नहीं जा सकता। उसने आह भरी। एक और बात जो वह जानना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसे क्या जवाब मिलेगा। सिस्टम के पीछे के आदमी ने दुनिया को बचाने में उसकी मदद क्यों की? अब उस आदमी का वर्तमान मिट जाएगा और वह मर जाएगा। उसने ऐसा क्यों किया? अगर वह आदमी इस तरह मरने के बजाय धरती छोड़कर कहीं और रहने चला जाता तो ये समझ में आता। अरे, ये सवाल मुझे सोने नहीं देगा। डैनियल ने अपने हाथों को देखा जो कठोर हो गए थे और थोड़ा कांप रहे थे। शक्ति, उसके पास बहुत थी। शक्ति जो उसे उस आदमी ने दी थी। इस शक्ति का उपयोग करके उससे मिलने और सवाल पूछने के लिए बेहतर होगा। डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद में खो गया। उसने सिस्टम के निशानों की तलाश की। सिस्टम गायब हो गया था, हालांकि उसके भीतर निशान रह गए थे। आखिरकार डैनियल में निहित तकनीकें सिस्टम की थीं। उसने उन्हें पकड़ लिया और अपने गुण का इस्तेमाल किया। डैनियल के विकसित गुण ने उसे लोगों के भविष्य को देखने की अनुमति दी। उसका गुण सक्रिय हो गया, लेकिन किसी तरह की बाधा ने उसे रोक दिया। हवा में प्रतिरोध की एक लहर दौड़ गई जिससे प्रकाश कांप उठा। डैनियल को लगा कि समय के तत्व उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। समय उसे रोक रहा था। सिस्टम के पीछे का आदमी एक ऐसी समयरेखा में मौजूद था जो जल्द ही मिट जाएगी। यह एक ऐसी समयरेखा थी जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। डैनियल इसे महसूस कर सकता था। समय उसे वहां न जाने के लिए कह रहा था। समय ने हमेशा डैनियल पर बहुत ध्यान दिया था। अगर ऐसा न होता तो डैनियल हजारों बार पीछे नहीं जा सकता था और उसे समय की मौत की सजा नहीं मिलती। समय ने कभी डैनियल से मुआवजा नहीं मांगा। ये डैनियल के लिए समय का पहला अनुरोध था। उस समय में मत जाओ जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। वहां जाना समय का अपमान होगा। अगर डैनियल नहीं रुका तो समय के साथ उसका प्यार खत्म हो जाएगा। इस बात की बहुत संभावना थी कि वह फिर कभी पीछे नहीं जा पाएगा। समय ने उसे चेतावनी दी। अगर वह उसकी बात नहीं मानता तो उसे इसका पछतावा होगा। माफ करें, डैनियल ने कहा। उसके समय के तत्व भड़क उठे। वे परिवेशी समय तत्वों से टकराए। ऊर्जा की किरणें उसके चारों ओर घूम रही थीं। उसने अपने गुण का उत्पादन बढ़ा दिया। समय ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने डैनियल से अनुरोध किया। बार बार अनुरोध धमकियों में बदल गए। डैनियल समझ सकता था कि उसके कार्य समय को क्रोधित कर रहे थे। फिर भी वह नहीं रुका। डैनियल को वहां जाना था। उसे उस आदमी से मिलना था। उसका धन्यवाद करना था। उससे पूछना था कि उसने उनकी दुनिया के लिए इतना कुछ क्यों किया। डैनियल को रोकने वाला अवरोध टूट गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच ली गई। जैसे जैसे वास्तविकता उसके चारों ओर घूमती गई, उसकी दृष्टि धुंधली होती गई। उसने पलक झपकाए और एक टूटी हुई दुनिया में दिखाई दिया। वह जगह तबाह हो गई थी। आकाश राख से भर गया था और जमीन जल गई थी और फट गई थी। डैनियल ने जिस भी दरार को देखा उसमें कीड़े तड़प रहे थे। दुनिया के किनारे टूट रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि समय दुनिया को मिटा रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? डैनियल ने आवाज के स्रोत की ओर रुख किया। उसने लाल बिजली का एक मानव जैसा पिंड देखा।
उसके शरीर के चारों ओर बोल्ट चमक रहे थे जो कमज़ोर ढंग से टिमटिमा रहे थे। वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। तुम, डैनियल के शब्द उसके गले में अटक गए जब उसने उस आदमी की हालत देखी। वह अब जीवित भी नहीं था। वह मृत्यु तत्व के साथ अपने अस्तित्व को बलपूर्वक बनाए रख रहा था। क्यों? उसने उस आदमी से पूछने के लिए अनगिनत सवाल तैयार किए थे, लेकिन जब वे मिले तो उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, क्यों? क्या? नियो ने पूछा, आश्चर्यचकित लेकिन उम्मीद कर रहा था कि डैनियल उससे मिलने आएगा। तुमने ये सब क्यों किया? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा था? नियो ने डैनियल के भोलेपन भरे सवाल पर ठहाका लगाया। क्या मुझे अपना घर बचाने के लिए किसी कारण की ज़रूरत है? उद्धरण चिन्ह ... यही एकमात्र कारण है जिसके लिए तुमने हज़ारों सालों तक संघर्ष किया। डैनियल के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई दिया। यही एकमात्र कारण है जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। तुम नाराज़ क्यों हो? मैं नाराज़ क्यों नहीं होऊंगा? डैनियल ने उसे घूर कर देखा। तुमने ही मुझे स्वार्थी होना सिखाया था। तुमने मुझे बताया कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और तुम ये कर रहे हो। किसके लिए खुद को बलिदान कर रहे हो? महान भलाई के लिए। डैनियल को बहुत गुस्सा आया। यही कारण था कि वह उस आदमी से मिलना नहीं चाहता था। अगर तुम लूप के बीच में ब्रेक नहीं लेते तो तुम्हारा मानसिक आत्मा कुचल जाता। इसीलिए मैंने तुम्हें स्वार्थी होने के लिए कहा था, नियो ने जवाब दिया। और तुम्हारा क्या? तुम्हें अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नियो ने परेशान मुस्कान बिखेरी। डैनियल से मिलने के बाद उसे जो आखिरी चीज़ की उम्मीद थी वह थी चिल्लाना। शांत हो जाओ। तुम मैना के बच्चे को बचाने के लिए अतीत में क्यों आए? डैनियल ने नियो की बात काटते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मेरी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो कोई कारण तो होगा ही। यह मेरा शैडो ट्रायल था। नियो को सच्चाई छिपाने का कारण समझ में नहीं आया। शैडो ट्रायल? डैनियल की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मुझे मेरी बहन को भी बचाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। क्या ये भी तुम्हारे ट्रायल से संबंधित था? कुछ हद तक, नियो ने ठहाका लगाया। अगर हम तुम्हारी बहन को बचा पाते तो मैं यहाँ समय द्वारा मिटाया नहीं जा रहा होता। लेकिन ठीक है, दुनिया को बचाना ही काफ़ी है। वैसे भी, बधाई हो। तो मैं अपनी बहन को बचा लूँगा। डैनियल ने नियो की बात अचानक रोक दी। उसे उम्मीद थी कि नियो के पास चाइल्ड ऑफ मैना को बचाने की कोशिश करने का कोई कारण होगा। उसने नियो से कारण पूछा क्योंकि वह नियो को विदाई उपहार देना चाहता था। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें। लेकिन ये बेहतर था, अपनी बहन को बचाने से नियो बच जाएगा। यह एक पत्थर से दो पक्षी मारने जैसा था। अगर मैं उसे बचा लूँगा तो मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ, है न? उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना डैनियल नियो की ओर बढ़ा। मैं दुनिया को बचाने वाले व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ में विद्रोह भरा हुआ था। ये पहले से ही बहुत ज़्यादा है कि आपको इसके लिए कोई पुरस्कार या मान्यता नहीं मिल रही है, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए मरना पड़ रहा है। उसने एक तेज सांस ली। उसके शब्दों में बढ़ती तीव्रता थी। ये सीमा पार करना है। डैनियल को ये सोचकर बेवकूफ़ी महसूस हुई कि सिस्टम ने उसे एक उपकरण के रूप में देखा होगा। उसने एक उपकरण के रूप में केवल खुद को ही देखा, दूसरों की मदद करने के लिए एक उपकरण। तुम मेरी निगरानी में नहीं मर रहे हो। वह पीछे हट गया, नियो की आंखों में देखते हुए। मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। यह असंभव है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, डैनियल ने आत्मविश्वास से कहा। मैं वह आदमी हूं जो हज़ारों बार पीछे गया और बच गया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं जो भी मन में ठान लूं कर सकता हूं। नियो ने हंसते हुए कहा। क्या नियो दूसरों को ऐसा ही दिखता था जब वह दावा करता था कि वह कुछ असंभव कर सकता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अपने शब्दों का समर्थन कर सकते हो, नियो ने कहा। मुझे ये करते हुए देखो। डैनियल का आत्मा रूप कांपने लगा। उसके गुण का सक्रियण समय समाप्त होने वाला था। अलविदा, नियो ने कहा। बाद में मिलते हैं, डैनियल ने उत्तर दिया। डैनियल की आत्मा को उसके शरीर में वापस खींच लिया गया। उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने वर्तमान में वापस आ गया। इससे पहले कि वह हिल पाता, उसके पैर जवाब दे गए। वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डैनियल को एहसास हुआ कि वह भारी सांस ले रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने सक्रिय करने की कोशिश की विश्व समय मंत्र। मंत्र विफल हो गया। डैनियल को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि क्या गलत था। समय, इसने उसे वापस जाने से मना कर दिया। डैनियल निराश नहीं था। उसे इसकी उम्मीद थी। इसके अलावा समय में पीछे जाने से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। वह हज़ारों बार पीछे जा चुका था, फिर भी वह सेलेन को कभी नहीं बचा सका। जैसे ही वह ज़मीन पर पड़ा रहा, उसे एहसास हुआ वह अब पीछे नहीं जा सकता था। अब उसके पास अनंत प्रयास नहीं थे, केवल मौका था। अगर वह विफल हो जाता तो नियो मर जाता।
वह ठीक होने के बाद खड़ा हुआ और जल्दी से आगे बढ़ गया। अंडरवर्ल्ड वह जगह थी जहां मृतकों का अंत होता था। अनगिनत पूछताछ के बाद डैनियल ने पुष्टि की कि सेलेन की आत्मा कभी अंडरवर्ल्ड में नहीं आई। कारण स्पष्ट था, टाइफोन ने उसकी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर दिया था। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, टाइफोन ने कहा जब वह और डैनियल अंडरवर्ल्ड के तटस्थ क्षेत्र के भीतर एक शांत, मंद रोशनी वाले कैफे में एक छोटी, गोल मेज पर बैठे थे। हवा में कड़वी कॉफ़ी और जली हुई लकड़ी की हल्की गंध आ रही थी। दीवारों पर पुरानी किताबें और आधी पिघली हुई मोमबत्तियां लगी हुई थीं। ये ठीक है, ये पहले से ही पुल के नीचे पानी है, डैनियल ने अपने भीतर की उथल पुथल को दबाते हुए जवाब दिया। उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आपने पुनरुत्थान के तरीकों के बारे में पूछा? मैंने इस मामले पर उच्च श्रेणी के ग्रिम रीपर से सलाह ली है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कभी अंडरवर्ल्ड में नहीं पहुंचा, उसे पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है। मैं समझ गया। टाइफोन से मिलने के बाद डैनियल ने वह जगह छोड़ दी। उसने अंडरवर्ल्ड में हर जगह देखा और अनगिनत लोगों से मिला। सभी ने उसे एक ही जवाब दिया, जिनकी आत्माएं मिट गई हैं, उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। बार बार उन्होंने उसे सेलेन को पुनर्जीवित करने के अपने लक्ष्य को त्यागने के लिए कहा। डैनियल ने निराशा के आगे समर्पण करने से इनकार कर दिया। वह एथेना से मिलने की उम्मीद में जीवित दुनिया में लौट आया। अगर कोई पुनरुत्थान की छिपी विधि के बारे में जान सकता है तो वह वही होगी। वह माना की संतान थी। उसके जैसे लोगों के पास ज्ञान का खजाना था। उसके साथ मिलना कोई आसान बात नहीं थी। डैनियल की प्रतिष्ठा या उसकी कमी एक बाधा साबित हुई। ग्रिम रीपर्स को छोड़कर सभी के लिए डैनियल एक अनाम जागृति करता था। उसने वर्तमान जीवन में जीने की दुनिया में अपने कनेक्शन की परवाह नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी कि वे अब काम आएंगे। अनगिनत तार खींचने और हर तरह के एहसान ग्रिम रीपर्स को बुलाने के बाद वह आखिरकार एथेना से मिला। उन्होंने काफ़ी देर तक बात की। तो आपके पास पुनरुत्थान की कोई विधि नहीं है? डैनियल ने पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास नहीं है। फिर उसने उससे माना के बच्चों के बारे में पूछा। उसने उसे उनके बारे में बहुत कुछ बताया। वे भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ये समय के तत्वों के उपयोगकर्ताओं के भविष्य के दर्शन से अलग था। माना के बच्चों को दुनिया ने भविष्य के बारे में बताया था, या ऐसा एथेना ने कहा? बस इतना ही, तुम्हें पता है? डैनियल ने उसकी व्याख्या सुनने के बाद पूछा। हाँ, तो तुम्हारा मतलब है जानकारी रिकॉर्ड ये सब तुम्हें दुनिया ने दिया है? हाँ, क्या तुम्हें यकीन है? 90%। हाँ, डैनियल आश्वस्त नहीं था। एक बात तो यह है कि दुनिया के कोर के पास भविष्य के बारे में जानकारी क्यों होगी? इसके अलावा पृथ्वी का विश्व कोर बहुत ही अमित्र था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह स्वेच्छा से जानकारी साझा करे। एथेना से अपनी मुलाकात के बाद वह अंतरिक्ष में गया और चंद्रमा की चेतना से मिला। मेरे प्यारे दोस्त डैनियल, तुम यहाँ क्यों आए हो? चंद्रमा की चेतना ने पूछा। डैनियल ने उसका अभिवादन किया और पूछा कि क्या कोई दुनिया सभी ज्ञान का रिकॉर्ड रखती है? नहीं, चंद्रमा की चेतना ने उत्तर दिया, वास्तव में हैरान लग रहा था। ये पहली बार है जब मैं इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सुन रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी कोई रिकॉर्ड रखती है। भले ही उसके पास रिकॉर्ड जैसी कोई चीज़ हो, लेकिन पृथ्वी के पास भविष्य के बारे में जानकारी रखने का कोई कारण नहीं है, चंद्रमा की चेतना ने समझाया। मुझे जवाब देने के लिए धन्यवाद, डैनियल ने कहा। वह वहाँ थोड़ी देर और रुका। उसके अनुरोध पर चंद्रमा की चेतना के साथ एक छोटी सी पार्टी की। समस्या बनी रही। डैनियल को अभी तक सेलेन को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं मिला था। उसने एक विधि की खोज जारी रखी। साम्राज्य से विशेष अध्यायों का आनंद लें। दिन, सप्ताह, वर्ष बीत गए। समय धुंध में धुंधला हो गया क्योंकि वह अंडरवर्ल्ड और जीवित दुनिया दोनों को छान रहा था, हताश होकर समाधान की तलाश कर रहा था। सेलेन को पुनर्जीवित करना असंभव नहीं है, डैनियल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। अगर यह असंभव है तो इसका मतलब है कि हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है। उसकी हालत और भी खराब हो गई क्योंकि उसने अपने स्वास्थ्य की परवाह करना बंद कर दिया और अपना ध्यान अपनी खोज पर केंद्रित कर लिया। उसने जितना हो सका उतना पढ़ा और जितने लोगों से मिल सका उनसे मिला। उसने खुद को ज्ञान में डुबो लिया। वह हर तरह की जानकारी सीखता था, उम्मीद करता था कि यह सेलेन को पुनर्जीवित करने में उसकी मदद करेगी। ग्रिम रीपर्स को डैनियल के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। उन्होंने डैनियल को अनगिनत बार हार मानने के लिए कहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि डैनियल अपनी बहन को पुनर्जीवित करने की कोशिश क्यों कर रहा था। उसे पुनर्जीवित करना असंभव था। डैनियल ने हार मानने से इनकार कर दिया। चाहे कुछ भी हो, वह कोई रास्ता निकाल ही लेगा। साल बीत गए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसकी आंखों में एक बार जो चमक थी वह फीकी पड़ गई। उसके दिल में एक संदेह घर करने लगा। क्या होगा अगर नियो की मदद करने का कोई तरीका नहीं था? डैनियल ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ना जारी रखा। उसके दिल में संदेह बना रहा।
हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। नियो ने सदियों तक अकेले ही लड़ाई लड़ी थी, भले ही उसे जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने यह उनके लिए किया। डैनियल द्वारा की गई कुछ वर्षों की निरर्थक खोजों की तुलना में कुछ भी नहीं था। जब डैनियल सेलेन को पुनर्जीवित करने की विधि की खोज में व्यस्त था तो उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। डैनियल को समय ने श्राप दिया था। जब वह नियो से मिलने गया तो उसने समय का विरोध किया था। परिणामस्वरूप समय ने डैनियल को हमेशा के लिए जीने का श्राप दे दिया। वह मर नहीं सकता था, बूढ़ा नहीं हो सकता था या मजबूत नहीं हो सकता था। उसका शरीर समय में जम गया था। डैनियल ने अपने स्वयं के श्राप को अनदेखा कर दिया। उसका सारा ध्यान अपनी दुर्दशा को हल करने के लिए एक विधि खोजने पर था। तब डैनियल को कुछ मिला। हा 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 हा, एथेना, यह पागलपन है। उसकी आवाज़ उस भव्य पुस्तकालय में गूंज उठी जहां ऊंची ऊंची किताबों की अलमारियां ऊपर गुंबददार छत को चूम रही थीं। उसने एथेना की लाइब्रेरी से एक किताब ली जिसका नाम था आर्काइव्स ऑफ विजडम और उसे दिखाया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एथेना द्वारा लिखे गए उपन्यासों में कुछ मिलेगा। यह क्या है? एथेना ने पूछा। ये किताब, यह क्या है? उसने उत्साह से आंखें चौड़ी करके दोहराया। एथेना ने अपना सिर झुकाया, कवर पर नजर डाली। उस किताब में कुछ दिलचस्प विचार हैं जो मेरे दिमाग में आए हैं। मैंने उन्हें बाद में अपने उपन्यासों में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। बिल्कुल, अब इसे पढ़ो, डैनियल ने आग्रह किया। उसने तब तक सावधानी से पन्ने पलटे जब तक उसे वह नहीं मिल गया जो उसे चाहिए था। उसने पाठ के एक हिस्से पर टैप किया। एथेना करीब झुकी और जोर से पढ़ने लगी। नाम, यूफेमिया थियोडोरा। विशेषता, माना की सबसे पुरानी ज्ञात संतान। समय अवधि, 3440 ईसा पूर्व, 3400 ईसा पूर्व। विवरण, यूफेमिया दुनिया के अभिलेखों को देखने में सक्षम थी। उसने सर्वनाश युग के सबसे शक्तिशाली जागृतिकर्ताओं ज़ियुस, क्रोनोस, गैया, एम्मा और अन्य को देखा और उन्हें भगवान कहा। उसकी कहानियां समय के साथ फैलती गईं और उसकी कहानियों में जागृतिकर्ताओं को बाद में इतिहास में भगवान के रूप में जाना गया। वह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एथेना रुक गई। यूफेमिया के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, यहाँ तक कि पृष्ठ के निचले भाग में उसके जीवन पर एक छोटी कहानी भी थी। उसने धीरे से किताब बंद कर दी। इसके बारे में क्या? यह मेरे उपन्यास सन ऑफ ज़ियुस के लिए एक विचार था, वास्तविक दुनिया के मिथकों में देवताओं के अस्तित्व को समझाने के लिए। लेकिन क्या आपके सपने सच नहीं हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह जानकारी आपको अभिलेखों से मिली है? सभी सपने अभिलेखों से प्राप्त जानकारी नहीं होते। मुझे पता है, डैनियल ने जल्दी से कहा और अधिक पृष्ठों को पलटते हुए उसकी उंगलियां पुराने कागज पर घूम रही थीं। लेकिन ये तो देखो। उसने किताब खोली और उसे विस्तृत इतिहास और पौराणिक संबंधों से भरी कई प्रविष्टियां दिखाईं। आपने जो कुछ भी लिखा है, उसका पैटर्न क्या है? एथेना ने भौहें सिकोड़ते हुए ग्रंथों पर नजर डाली। ये काल्पनिक है। हाँ, ये सब काल्पनिक है। लेकिन अगर हम इसके बारे में दूसरे तरीके से सोचें तो आपने सपनों से प्रेरणा ली और आपने जो कुछ भी देखा वह काल्पनिक था। उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि अभिलेखों में सर्वनाश युग के बाद हुई हर चीज के बारे में जानकारी है। उनके पास सभी जानकारी नहीं है, केवल सर्वनाश युग के बाद के समय की जानकारी है, पहले की नहीं। मेरे उपन्यासों का काल्पनिक होना अभिलेखों की जानकारी से कैसे संबंधित है? उसने सवाल किया। यदि आपके उपन्यास सर्वनाश युग से पहले की जानकारी पर आधारित होते तो शैली यथार्थवाद, शहरी, युद्ध, सैन्य, किशोर रोमांस होती। मेरा कहना है, शैली काल्पनिक नहीं हो सकती थी क्योंकि सर्वनाश से पहले के युग में कोई काल्पनिक तत्व मौजूद नहीं था। डैनियल ने समझाया। हाँ वह, उसने सिर हिलाया, उसे जारी रखने का संकेत दिया। आपकी डायरी में केवल यथार्थवादी शैली की कहानी का विचार यही है, उन्होंने फीकी स्याही से लिखी यूफेमिया की लघु कहानी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके बारे में क्या? एथेना ने जिज्ञासा के साथ उलझन में पूछा। अब अगर अभिलेखों में सभी जानकारी सर्वनाश युग और उसके बाद के युगों से है तो यूफेमिया की कहानी यहाँ क्यों है? वह सर्वनाश से हजारों साल पहले के युग में मौजूद है। हो सकता है कि यूफेमिया की कहानी सिर्फ एक सामान्य विचार हो और अभिलेख से न हो, उसने सुझाव दिया। हो सकता है कि आप सही हों, लेकिन अभी के लिए मान लें कि यह अभिलेख से है, डैनियल ने कहा। अब मेरे सवाल का जवाब दें। यूफेमिया की जानकारी अभिलेख में क्यों मौजूद है जबकि उसे वहां नहीं होना चाहिए? उसे क्या अनोखा बनाता है? क्योंकि वह मन की संतान है। उसका स्वर अनिश्चितता से भरा था। हाँ, और चिल्ड्रन ऑफ मैना में क्या अलग है? डैनियल ने जोर दिया। क्या हम रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल। डैनियल ने तेज गति से बात की, उसका उत्साह बमुश्किल ही थम पाया। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स तक पहुंचना सामान्य नहीं है। मान लीजिए कि रिकॉर्ड्स एक लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो एक अलग आयाम में है। रिकॉर्ड्स को केवल एक बार ही एक्सेस किया जा सकता है। रिकॉर्ड्स को बार बार एक्सेस करने के लिए चिल्ड्रन ऑफ मैना को लाइब्रेरी के अंदर अपना एक हिस्सा छोड़ना होगा, उसने कहा।
क्या? एथेना ने डैनियल को एक अजीब नज़र से देखा। ये सिद्धांत उसके लिए भी बहुत दूर की कोढ़ी था और वह एक लेखिका थी। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं अपने सिद्धांत को साबित कर सकता हूँ। मेरे सवालों का जवाब दो और तुम देखोगे, डैनियल ने शांत स्वर में कहा। आगे बढ़ो, एथेना ने जवाब दिया। क्या तुम अभिलेखों में जानकारी डाल सकते हो? डैनियल ने पूछा। नहीं, एथेना ने जवाब दिया। मैं केवल जानकारी निकाल सकती हूँ। माना के अन्य बच्चों के बारे में क्या वे जानकारी डाल सकते हैं? वे नहीं डाल सकते। मुझे इस बात का यकीन है, उसने निश्चितता के साथ कहा। क्यों? यह एक भावना है। मैं कह सकता हूं कि केवल अभिलेखों का निर्माता ही जानकारी को संपादित या बदल सकता है। बिंगो, डैनियल ने विजयी मुस्कान बिखेरी। माना के बच्चे जानकारी नहीं डाल सकते, तो यूफेमिया की जानकारी अभिलेखों के अंदर कैसे आए? डैनियल ने आगे कहा, ये वहां नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभिलेखों में सर्वनाश युग और उसके बाद आने वाले युगों की जानकारी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एथेना चुप हो गई। डैनियल ने खुद को उत्तर दिया। यूफेमिया का एक हिस्सा वहां है। उसने आपको अपनी जानकारी बताई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए कि आपका सिद्धांत सच है। उसने मुझे जानकारी क्यों बताई? मुझे इस बारे में पता नहीं है। शायद वह ऊब गई है। एथेना ने कुर्सी पर झुकते हुए आह भरी। डैनियल का सिद्धांत विश्वसनीय लग रहा था, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं था। एक बात तो यह है कि अगर यूफेमिया के बारे में जानकारी सिर्फ एक कहानी होती जो उसने लिखी होती और रिकॉर्ड से ली गई वास्तविक जानकारी नहीं होती, तो वह क्या करता? डैनियल उसकी चिंताओं को समझता था। अज्ञातता ने उन दोनों को परेशान कर रखा था। समय बीतता गया और डैनियल ने अपना शोध जारी रखा, प्राचीन खंडहरों और भूले हुए पुस्तकालयों में यात्रा की और अधिक जानकारी की खोज की। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी थी, खोई हुई सभ्यताओं के अवशेषों से भरी हुई, पत्थर के किलों को फिर से बनाने वाले घने जंगल और पुराने रहस्यों को फुसफुसाती हवाएं। कुछ दर्जन साल बाद एक और चाइल्ड ऑफ मैना दिखाई दिया। डैनियल ने उससे मुलाकात की और अपने सवाल पूछे। उसे मिले जवाबों ने उसके सिद्धांत को पुख्ता किया। चिल्ड्रन ऑफ मैना के अस्तित्व का एक हिस्सा रिकॉर्ड के भीतर रहता है। सेलेन का भी वहां होना चाहिए। अब मुझे उसे रिकॉर्ड से बाहर लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, डैनियल बुदबुदाया। उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या एथेना और मैना का नया बच्चा रिकॉर्ड्स में सेलेन को ढूंढ सकता है। वे असफल रहे। आखिरकार वे दोनों अपनी इच्छा से रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुंच सकते थे। सेलेन एथेना और अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अगर यूफेमिया ऐसा कर सकती है, तो क्या वह भी ऐसा नहीं कर सकती? डैनियल ने बड़बड़ाया। उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। डैनियल शोध करता रहा। उसने अपने शोध पर जितना अधिक समय बिताया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि वह सही था। वर्षों के अथक अध्ययन से लाल हो चुकी उसकी आंखें उसके द्वारा लिखे गए और उसके सामने दीवार पर चिपकाए गए अनगिनत नोटों को स्कैन कर रही थीं। मुझे रिकॉर्ड्स तक पहुंचने और सेलेन को बाहर लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। डैनियल के शोध की दिशाएं बदल गईं, उसका ध्यान केंद्रित होता गया। हालांकि उसे 100 साल बाद भी कोई उपयुक्त सुराग नहीं मिला। उनके अध्ययन के दायरे से बाहर की दुनिया बदल रही थी, देश बिखर रहे थे, नए संगठन पनप रहे थे, और फिर भी उनकी खोज अधूरी रह गई। समय बीतता रहा। इससे डैनियल घबराने लगा। मुझे लगा कि अभिलेखों में सर्वनाश युग और उसके बाद की जानकारी है, क्योंकि अभिलेख सर्वनाश युग में बनाए गए थे। लेकिन मुझे अब किसी के द्वारा अभिलेख बनाने के कोई संकेत नहीं दिखते। क्या मैं गलत था? सेलेन को लाने का सबसे आसान तरीका था उस व्यक्ति को ढूंढना जिसने अभिलेखों को बनाया था और उससे अभिलेखों के भीतर सेलेन को बाहर लाने के लिए कहना। कोई भी ऐसा नहीं है जो अभिलेख बना रहा हो। डैनियल को यकीन था कि अभिलेखों का निर्माता एक पृथ्वीवासी था। सुराग निर्विवाद थे क्योंकि अभिलेखों में सभी ज्ञान पृथ्वी और उसके भविष्य से संबंधित थे। एक और 100 साल बीत गए। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखें। डैनियल का धैर्य अपनी सीमा पर था। उनका अध्ययन ज्ञान के किले में तब्दील हो चुका था, जिसमें पूरी शाखाएं असफल सिद्धांतों और खंडित सुरागों को समर्पित थीं। कोई और विकल्प न होने पर उन्होंने खुद ही यह काम करने का फैसला किया। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहा है, तो मुझे ही यह करना होगा। यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था। रिकॉर्ड एक ऐसा अस्तित्व था जो समय से परे था। डैनियल इसे बनाएगा। लेकिन डैनियल को ऐसा क्यों लगा कि वह ऐसा कर सकता है? इसका एक कारण था। पेंडोरा का पिटारा। उसने अपने हाथों में चांदी के क्यूब को देखा। इसका एक किनारा खुला हुआ था। क्यूब अंदर से खाली था। धातु की सतह मंद प्रकाश को अवशोषित करती हुई प्रतीत हुई। डैनियल ने क्रोनोस से क्यूब प्राप्त किया था। क्रोनोस के अनुसार ये क्यूब ही सर्वनाश को समाहित करता था। जब क्यूब को खोला गया तो इसने पृथ्वी पर सर्वनाश को फैला दिया था। ज़ियुस ने क्रोनोस के कथन की पुष्टि की थी, हालांकि वह काफी नाराज था। डैनियल को पेंडोरा बॉक्स प्राप्त करने के लिए क्रोनोस के साथ एक सौदा करना पड़ा।
यदि आप रिकॉर्ड बना सकते हैं तो हम इसे इच्छानुसार एक्सेस कर सकेंगे, क्रोनोस ने डैनियल से कहा था। इसे ले लो, शायद यह शापित वस्तु अंततः हमारी दुनिया के लिए आशा और प्रगति की किरण बन जाएगी। खाली क्यूब को देखते ही डैनियल की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने सत्यापित किया है कि क्यूब के अंदर रखी गई वस्तुओं को समय द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल शाश्वत नहीं है जैसा कि रिकॉर्ड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद हैं। लेकिन यह अभी भी शाश्वत है क्योंकि जब वस्तुएं घन के अंदर होती हैं तो उन्हें समय द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसने घन को और कसकर पकड़ लिया। अब मुझे घन के अंदर केवल वर्तमान और भविष्य का ज्ञान डालने की आवश्यकता है और यह रिकॉर्ड बन जाएगा। दशकों के संघर्ष के बाद डैनियल को खुद पर संदेह होने लगा था। क्या वह वास्तव में नियो को बचा सकता था? क्या सेलेन अभी भी रिकॉर्ड के भीतर जीवित थी? क्या होगा यदि उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड वे रिकॉर्ड नहीं थे जिन्हें माना के बच्चे एक्सेस कर सकते थे? डैनियल ने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। वह हार मानने वाला नहीं था। मैं इसमें ज्ञान कैसे डालूं? डैनियल की भौहें तन गईं। उसे घन में वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी डालनी थी। वह जो रिकॉर्ड बनाएगा वह उन रिकॉर्ड से अलग होगा जो पहले से मौजूद थे और माना के बच्चों द्वारा उपयोग किए जाते थे। या शायद वे एक जैसे थे। डैनियल को परवाह नहीं थी कि वह दोनों में से कौन सा था। अपने रिकॉर्ड बनाने के बाद उसने उन्हें मौजूदा रिकॉर्ड से जोड़ने और उनके माध्यम से सेलेन को बाहर लाने की योजना बनाई। योजना अच्छी है, लेकिन मैं क्यूब में डालने के लिए वर्तमान और भविष्य के बारे में सारी जानकारी कैसे पा सकता हूँ? डैनियल के पास एक उत्तर और एक योजना थी। ये बस जोखिम भरा था। उसका गुण, वह इसके माध्यम से भविष्य देख सकता था। डैनियल एथेना से मिला और उसके भविष्य को देखा। अपने आत्मा रूप में भविष्य में होने की अनुभूति विस्मयकारी और भयानक दोनों थी। जब उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस लौटी तो उसने सिस्टम से प्राप्त स्थानांतरण तकनीक का उपयोग किया। उसकी उंगलियों के साथ सफ़ेद ऊर्जा के निशान थे। उसने एथेना से प्राप्त भविष्य की यादें निकाली और उन्हें सावधानी से क्यूब के अंदर रखा। क्रिस्टलीय संरचना ने उन्हें अवशोषित कर लिया और अधिक चमकने लगी। उसने एम्मा, ज़्यूस, अपोलो, क्रोनोस, रिया, पर्सिस, पोसेडॉन, अरेस, एटलस के साथ भी ऐसा ही किया। सिर्फ जागने वाले ही नहीं, वह जिस किसी से भी मिलता उसके भविष्य को देखता और उनसे प्राप्त भविष्य के ज्ञान को क्यूब में डाल देता। ये प्रक्रिया कष्टदायी थी। अपनी यादों को बार बार चीरने से डैनियल की चेतना में छेद होने लगे। डैनियल ने दर्द को नज़रअंदाज किया। क्यूब की चमक तेज होने पर उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दिखाई दी। उसकी योजना काम कर रही थी। मुझे बस और जानकारी चाहिए। अगर मैं किसी खास समय अवधि की सारी जानकारी डाल सकता हूं, तो यादें आत्मनिर्भर हो जाएंगी और उन्हें भविष्य की यादें पैदा करनी शुरू कर देनी चाहिए। किसी खास समय अवधि की सारी जानकारी प्राप्त करना कार के हर हिस्से को जोड़ने जैसा ही था। अगर डैनियल ऐसा कर पाता तो उसकी कार काम करना शुरू कर देती। यानी यादें एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देती और क्यूब के अंदर एक नकली दुनिया बनाते हुए आगे बढ़तीं। सरल शब्दों में कहें तो डैनियल को दुनिया के बारे में सारी जानकारी शाम 4:30 बजे मिलनी चाहिए थी। शाम 4:30 बजे उसे यह जानना था कि हर चीज़ के साथ क्या हो रहा है। अपने बगीचे के बाहर हवा में धीरे धीरे झूमते फूलों के बारे में, पड़ोस की पड़ोसी के बारे में जो पौधों को पानी देते समय गुनगुना रही थी, समुद्र के नीचे छिपे राक्षसों के बारे में जो समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। उसे शाम 4:30 बजे दुनिया में मौजूद हर वस्तु के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। फिर वह सारी जानकारी डाल देता, क्यूब के अंदर की वह जानकारी। क्यूब के अंदर की यादों की दुनिया शाम 4:30 बजे उस पल के लिए असली दुनिया से अलग नहीं होगी। उसके बाद डैनियल को केवल उन असंबद्ध यादों को एक साथ जोड़ने की ज़रूरत थी। जब यादें एक साथ मिल जातीं तो वे एक दूसरे से बातचीत करने लगतीं। ये दो पूर्व प्रोग्राम किए गए रोबोट को एक साथ रखने और उन्हें बात करने देने जैसा था। चूंकि यादें असली दुनिया की हूबहू प्रतिकृति थीं, इसलिए उनके बीच की बातचीत से पता चलता कि असली दुनिया में क्या होगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार काम करता तो क्यूब के अंदर एक नकली दुनिया बन जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया डैनियल को अपनी योजना में समस्याएं दिखने लगीं। एक तो उसे हर बार अपनी विशेषता का उपयोग करने के लिए ब्रेक लेना पड़ता था। दूसरे, वह किसी खास समय अवधि का भविष्य नहीं देख सकता था। वह भविष्य में कितनी दूर तक देख सकता था ये नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्यूब के अंदर की यादों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे कम से कम एक समय बिंदु की सारी जानकारी डालनी पड़ी। ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे भविष्य में जितनी बार संभव हो सके देखना था और तब तक ऐसा करते रहना था जब तक कि उसे किसी खास समय की सारी जानकारी न मिल जाए। समस्या, अंत में मेरी अपनी मानसिक क्षमता है। डैनियल ने मून से मदद मांगने का फैसला किया। बेशक, मैं ज़रूरत में किसी दोस्त की मदद करूंगा। मून की चेतना ने तुरंत सहमति जताई। उसने डैनियल को उसके गुण को लगातार सक्रिय करने के लिए ज़रूरी ऊर्जा देने का वादा किया।
क्यूब में जानकारी भरने की उसकी गति बढ़ गई। क्यूब की मंद चमक ने अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया क्योंकि डैनियल अथक परिश्रम कर रहा था। किताबों और बिखरे हुए कागज़ों की अलमारियां दीवारों पर भरी हुई थीं, जो उसके काम के आरेखों और नोट से भरी हुई थीं। जब वह अपनी यादों को क्यूब में डालने के लिए चीरता था तो उसे याददाश्त खोने का अनुभव होने लगा। ये दर्दनाक था। कई बार डैनियल जाग जाता था, यह नहीं जानता था कि वह कौन है या क्या कर रहा है। वह उन लोगों के चेहरे भूलने लगा था जिनकी उसे परवाह थी। वह ऐसा क्यों कर रहा था? वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा था? डैनियल सब कुछ भूल रहा था। वह भविष्य में देखता रहा और अपने सिर से उन यादों को निकालकर क्यूब में डालता रहा। भले ही उसकी यादें गायब हो रही थीं, लेकिन उसके सिर के अंदर एक आवाज़ बनी हुई थी। तुम रुक नहीं सकते, तुम्हें उसे बचाना होगा, तुमने वादा किया था। डैनियल को डर लगने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे यह भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि वह कौन है और वह रिकॉर्ड बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वह उस आदमी को नहीं बचा पाएगा। क्यूब के अंदर यादों का खजाना बढ़ गया था, लेकिन डैनियल खुश नहीं था। यादें आत्मनिर्भर होने से बहुत दूर थीं। उसकी मौजूदा गति से क्यूब के अंदर एक नकली दुनिया बनाने में उसे हज़ारों साल लगेंगे, अगर ज़्यादा नहीं। उसे बेहतर करना था, उसे यह जल्दी करना था, इससे पहले कि वह भूल जाए कि वह रिकॉर्ड क्यों बना रहा है। यही एकमात्र तरीका है। डैनियल ने जोखिम लेने का फैसला किया। वह अपने आत्मा रूप में था और उसकी आत्मा उसके पड़ोसी के भविष्य में थी। उस भविष्य में डैनियल दूसरे व्यक्ति के पास गया और उस पर अपने गुण का इस्तेमाल किया। उसने भविष्य के अंदर मिले एक व्यक्ति के भविष्य को देखने की कोशिश की। इससे वह भविष्य की जानकारी तेजी से एकत्र कर सकता था। उसकी यादें एकत्र करने की गति तेजी से बढ़ती गई। उसने जो जोखिम उठाए थे उनसे उसके दिमाग पर बहुत बोझ पड़ा। उसने दृढ़ इच्छाशक्ति से बोझ को झेला। डैनियल ने 1000 से अधिक बार प्रतिगमन का अनुभव किया था। उसका दिमाग इतना कमज़ोर नहीं था कि दबाव पड़ते ही टूट जाए। हालांकि हर चीज़ को इच्छाशक्ति से नहीं झेला जा सकता। डैनियल अपने गुण का अत्यधिक उपयोग कर रहा था। गुण मांसपेशियों की तरह होते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करने से वे मजबूत हो जाते हैं, लेकिन प्रशिक्षण की अधिकता से मांसपेशियों गुण को नुकसान पहुंचता है। डैनियल अपनी ताकत खोने लगा। वह अपने गुण के हर सक्रियण के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। विडंबना यह है कि समय ने उसकी ताकत को बढ़ने नहीं दिया, हालांकि इसने उसकी ताकत को कम होने दिया। समय के खिलाफ जाने के लिए यह समय का अभिशाप था। सदियां धुंधली सी बीत गईं। डैनियल अपने कमरे में बैठा रहा और भविष्य को देखता रहा। चूंकि उसने भविष्य में रहते हुए अपने गुण का उपयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे अब अपने गुण का उपयोग करने के लिए वर्तमान में और लोगों को खोजने की आवश्यकता नहीं थी। कभी जीवंत दीवारें अब क्षय के कारण फीकी पड़ गई थीं। भोजन, पानी और मनोरंजन, डैनियल ने सब कुछ त्याग दिया। उसकी दीवारों पर फफूंद जमने लगी। कमरे के कोने में रखी मेज सड़ने लगी। उसने कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान एक ही चीज़ पर था, रिकॉर्ड पूरा करना। दिन ब दिन बीतते गए। डैनियल बहुत पहले ही भूल गया था कि उसने कितने लोगों की यादों को देखा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था, उसे अब और याद नहीं आ रहा था। वह हर दिन अपने गुण का उपयोग केवल इसलिए करता था क्योंकि वह आंतरिक मजबूरी थी जो उसे रिकॉर्ड खत्म करने के लिए कहती थी। टुकड़े टुकड़े करके डैनियल ने अपनी यादों को ही तोड़ मरोड़ दिया। दर्द उसका निरंतर साथी बन गया। यह उसके सीने में एक सुस्त दर्द की तरह बना रहा जो कभी खत्म नहीं होगा। वह खुद को खोने लगा। वह कौन था? अब वह मुश्किल से किसी को याद कर पाता था। उसके जीवन की एकमात्र याद उसके कमरे में छोड़े गए नोट्स थे जो उसकी घिसी पिटी लकड़ी की मेज पर बिखरे हुए थे। वह उन्हें हर दिन पढ़ता था। मैं डैनियल कैलम हूँ, एक प्रतिगामी व्यक्ति जो अनगिनत चक्रों से गुजरा है। मैं भी एक ग्रिम रीपर हूँ। मुझे जैज़ पसंद है। मुझे हर दिन वह नोट्स से सीखता कि वह कौन है। हर रात वह भूल जाता कि वह कौन है। फिर दिन फिर से शुरू होता और वह नोट्स को फिर से पढ़ता। कभी कभी वह अपने पिछले स्वयं के कार्यों पर हंसता। कभी कभी वह घृणा करता। टुकड़ा टुकड़ा करके उसने रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने अस्तित्व को चीर दिया। और अंत में वे पूरे हो गए। क्यूब में रखी गई यादें जुड़ गईं। वे एक दूसरे से जुड़ने लगीं, एक पूरी तरह से तेल लगी मशीन बन गईं, एक आदर्श प्रतिकृति जो वास्तविक दुनिया से अलग नहीं थी। एक छोटी दुनिया, बिल्कुल वास्तविक दुनिया जैसी, पेंडोरा के बॉक्स के अंदर पैदा हुई। उसने आकाशीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि आकाशीय रिकॉर्ड को पूरा माना जाने से पहले उसे कुछ और करना था। मेरे दोस्त, हमें मिले हुए सदियां बीत गई हैं। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो, टाइफॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी छाल जैसी विशेषताएं धीरे धीरे मुड़ गईं। वह खुश था कि डैनियल ने आखिरकार उससे संपर्क किया। ओह हेलो, डैनियल ने जवाब दिया। जब उसने पेड़ जैसे दिखने वाले मानव राक्षस को देखा तो मंद कमरे में ठंडक महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि टाइफॉन कौन है।
उसने टाइफॉन को इसलिए बुलाया था क्योंकि कमरे में नोट थे। एक नोट में लिखा था कि नकली दुनिया बनाने के बाद टाइफॉन की मदद मांगना। डैनियल के हाव भाव देखकर टाइफॉन का चेहरा जम गया। उसकी विशेषताएं बदल गईं, उसकी लकड़ी जैसी त्वचा कस गई और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे अपने दोस्त को दर्द में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। दोष उस पर भारी पड़ गया। यदि उसने लाल आंखों वाले तलवारबाज के बारे में नहीं पूछा होता तो डैनियल मित चुकी समयरेखा पर नहीं जाता और वह उस आदमी को बचाने के लिए अपनी खोज शुरू नहीं करता। डैनियल, टाइफॉन के क्रोध का कारण समझने में असमर्थ, ने समझाया कि उसने उसे क्यों बुलाया था। आप कह रहे हैं कि मुझे इस आकाशीय रिकॉर्ड को विश्व कोर से जोड़ने की आवश्यकता है? टाइफॉन ने पूछा। हाँ, मौजूदा रिकॉर्ड जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ मैना एक्सेस कर सकते हैं वे विश्व के भीतर संग्रहित हैं। इसलिए चिल्ड्रन ऑफ मैना को लगता है कि जानकारी उन्हें विश्व द्वारा दी गई है। हमें वर्ल्ड कोर के अंदर बनाए गए आकाशीय रिकॉर्ड को स्टोर करने की आवश्यकता है। वहाँ दोनों रिकॉर्ड कनेक्ट हो जाएंगे और मैं मूल रिकॉर्ड तक पहुँच प्राप्त करूंगा जहाँ सेलेना, माना का बच्चा जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे रिकॉर्ड के माध्यम से है, डैनियल ने समझाया। रिकॉर्ड को जोड़ना सरल नहीं था। मूल रिकॉर्ड पारलौकिक अस्तित्व थे। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद थे, लेकिन वे एक ही समय में मौजूद नहीं थे। आखिरकार वे अभी तक बनाए नहीं गए थे। अब तक डैनियल समझ गया था कि वह मूल रिकॉर्ड का निर्माता था। उसके रिकॉर्ड भविष्य में विकसित होंगे और वास्तव में शाश्वत बन जाएंगे। अभी के लिए दोनों रिकॉर्ड को जोड़ने से वे एक हो जाएंगे और मूल रिकॉर्ड को वर्तमान में प्रकट होने की अनुमति मिलेगी, न कि केवल अमूर्त अवधारणाओं के रूप में मौजूद रहने की। मूल रिकॉर्ड केवल वर्तमान में अस्तित्व में थे और इस प्रकार माना के बच्चों के अलावा किसी और द्वारा उन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। अभिव्यक्ति के बाद हर कोई रिकॉर्ड से जुड़ने में सक्षम होगा। टाइफॉन कुछ भी करने के बजाय डैनियल को घूरता रहा। डैनियल ने उसकी निगाह को गलत समझा और स्पष्ट किया। चिंता मत करो, मैंने नोट्स पढ़े हैं और मुझे पता है कि मैंने अवेकनर के साथ एक डील की थी कि उन्हें रिकॉर्ड्स तक पहुंच दी जाए। मैंने इसके लिए व्यवस्था कर ली है, डैनियल ने कहा। उसने अवेकनर की योग्यता के आधार पर अलग अलग स्तर की पहुंच दी थी। हालांकि कोई भी रिकॉर्ड्स को संपादित या बना नहीं सकता है, डैनियल ने समझाया। नकली दुनिया नाजुक है। यदि कोई विदेशी अस्तित्व इसमें परिवर्तन करता है तो नकली दुनिया गलत भविष्य की भविष्यवाणी करना शुरू कर देगी। यह एक नियंत्रित प्रणाली में विदेशी वस्तुओं को इंजेक्ट करने जैसा है। जब ऐसा होता है तो रिकॉर्ड बेकार हो जाएंगे और वे हमें कोई सही जानकारी नहीं देंगे। रिकॉर्ड में एक नकली दुनिया थी। नकली दुनिया किसी को भी ये देखने की अनुमति देती है कि क्यूब के भीतर चल रहे सिमुलेशन के माध्यम से भविष्य में क्या होगा। हालांकि अगर थोड़ा भी बदलाव किया जाता है तो रिकॉर्ड दूषित हो जाएंगे। जब तक कोई बदलाव नहीं किया जाता, वे वास्तविक दुनिया को प्रतिबिंबित करेंगे और वर्तमान और भविष्य दिखाएंगे। मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम खुश हो, टाइफॉन ने धीरे से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डैनियल जवाब नहीं दे सका। उसने आखिरकार रिकॉर्ड बना लिया था, लेकिन उसे अब याद नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। उसने जो नोट्स लिखे थे उनसे पता चलता था कि वह एक आदमी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। हालांकि डैनियल को अब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, या ऐसा उसने माना। भूल जाओ मैंने कुछ भी कहा। चलो रिकॉर्ड पूरा करते हैं, टाइफॉन ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म थी। उसने क्यूब लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। टाइफॉन के चारों ओर दिव्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव होने लगा। जबकि डैनियल रिकॉर्ड बनाने में व्यस्त था, दुनिया ऊपर उठ चुकी थी और कुछ जागृत लोग देवता बन गए थे। मन दिव्य ऊर्जा में बदल गया था। टाइफॉन ने आकाशीय रिकॉर्ड को विश्व कोर में मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। डैनियल का दिल बिना एहसास किए तेजी से धड़कने लगा। क्या होगा अगर उसके द्वारा बनाए गए सभी सिद्धांत गलत थे? क्या होगा अगर उसके रिकॉर्ड पूरी तरह से नकली दुनिया नहीं थे और उन्होंने गलत भविष्य की भविष्यवाणी की थी? जितना अधिक वह सोचता, उतना ही अधिक डर डैनियल के दिल में घुसता गया। ये ठंडा और भस्म करने वाला था। उसकी विशेषता विरोधाभास समयरेखाओं को पूरी तरह से नहीं देख सकती थी। इससे विरोधाभास समयरेखाओं को नकली दुनिया में एकीकृत करना मुश्किल हो गया। क्या होगा अगर कुछ विरोधाभास समयरेखाएं थीं जिनका उसने हिसाब नहीं लगाया था? ये खत्म हो जाएगा अपनी नकली दुनिया को बर्बाद करने के लिए। उसकी सांसें डर से भारी हो गईं। मंद कमरा उसके चारों ओर बंद होता हुआ प्रतीत हुआ। दूसरों के लिए डैनियल सदियों से रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन केवल वह जानता था कि वह इससे कहीं अधिक समय से ऐसा कर रहा था। उसने लाखों, शायद अरबों वर्षों का भविष्य देखा था। भले ही वह यादों को क्यूब में डालने के बाद अब उन भविष्यों को याद न कर सके, लेकिन रिकॉर्ड बनाने में उसने जो थकावट और दर्द झेला था वह उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट था। असफलता का विचार ही उसे बेकाबू होकर कांपने के लिए पर्याप्त था। अगर वह असफल हुआ, डिंग, सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी।
शब्द उसके सामने साकार हुए, हवा में मंद मंद चमक रहे थे। सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ। उपयोगकर्ता को पंजीकृत किया जा रहा है। उपयोगकर्ता डैनियल कैलम, आकाशिक रिकॉर्ड में पंजीकृत। डैनियल स्क्रीन को घूरता रहा, स्तब्ध। वह वर्णन नहीं कर सका कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। ये स्क्रीन इस बात का सबूत है कि रिकॉर्ड्स एक हो गए हैं और वे सभी को एक्सेस दे रहे हैं, उसने चकित होकर कहा। अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत का फल मिला था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी जिसे वह बहुत पहले भूल चुका था। भाई टाइफॉन और डैनियल दोनों ने सेलेन की आवाज़ सुनी। क्यूब के मधुर लय के साथ धड़कने से कमरा चमक उठा। ये काम करता है, टाइफॉन ने कहा। तुम सफल हो गए मेरे दोस्त। डैनियल के हाव भाव को देखकर टाइफॉन के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। डैनियल की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो क्यूब की कोमल रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। हाँ, मैं क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि तुमने उन दोनों को बचा लिया है। टाइफॉन ने जोर से हंसते हुए डैनियल को गले लगाया। उसके आलिंगन की गर्माहट ठंडे, मंद रोशनी वाले कमरे के विपरीत थी। डैनियल के हाथों में क्यूब एक नर्म, अलौकिक चमक के साथ धीरे धीरे धड़क रहा था। डैनियल अपने आंसू नहीं रोक सका। वे उसके चेहरे पर बह रहे थे, गर्म और अथक। टाइफॉन सही था, उसने उन दोनों को बचा लिया था। उसकी बहन और वह आदमी जिसका नाम और चेहरा उसे अब याद नहीं आ रहा था। मैंने ये किया। भले ही उसे अब याद नहीं आ रहा था कि उसने इस यात्रा पर क्यों चलना शुरू किया था। भले ही उसे संघर्षों से गुजरना पड़ा था अनगिनत साल। डैनियल को लगा कि यह सब इसके लायक था। उसके आसपास की हवा हल्की लग रही थी, मानो एक बड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। उसका दिल खुशी और राहत से भर गया। मैंने उन्हें बचा लिया। टाइफॉन ने डैनियल को कुर्सी पर बैठने में मदद की। डैनियल के पूरी तरह थक जाने पर सीट चरमरा उठी। आखिरकार आराम करने के बाद उसका शरीर जवाब दे गया था। क्यूब से आने वाली मंद रोशनी ने उसके पीले चेहरे को रोशन कर दिया, जिस पर आंसू बह रहे थे, जिसे उसने धीरे से हंसते हुए पोंछा। मैं अब ठीक हूँ। हमें जाकर अवेकनेस के नेताओं से मिलना चाहिए, डैनियल ने कहा। क्या यह उन्हें आकाशीय अभिलेखों तक विशेष पहुंच देने के बारे में है? टाइफॉन ने पूछा। हाँ, मैं पहले विशेष पहुंच नहीं बना सका क्योंकि यह जटिल है। लेकिन अब जब मैंने अभिलेख पूरे कर लिए हैं तो मेरे पास खाली समय है। मैं उन्हें उनकी इच्छानुसार विशेष पहुंच दे सकता हूं, डैनियल ने समझाया। टाइफॉन की भौहें तन गईं। डैनियल की हालत स्पष्ट रूप से टूटने के कगार पर थी। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अवेकनेस के नेताओं ने कहा है कि आप इसे अपनी गति से कर सकते हैं। टाइफॉन ने डैनियल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे धीरे से आश्वस्त किया। सच में, वास्तव में, ये सच है। यह अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार छुट्टी ले सकता हूँ। डैनियल भी सेलेन से बात करने के लिए उत्सुक था। उसकी छाती में गर्मी उसके थके हुए शरीर के दर्द के विपरीत थी। अचानक टाइफॉन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक उपस्थिति को महसूस किया। वह डैनियल की ओर मुड़ा। मैंने आपके घर के आसपास एक अकादमी बनाई है, डेमिगॉड अकादमी। चूंकि मेरे पास कोई पहचान नहीं है, एक राक्षस होने के नाते मैंने इसके लिए आपकी पहचान का उपयोग किया। अकादमी को अपना घर समझो और अपनी छुट्टियों के लिए इसका इस्तेमाल करो, टाइफॉन ने कोमल स्वर में समझाया। अकादमी में छुट्टियां मनाना? हाँ, चिंता मत करो। झील के किनारे का नज़ारा वाला एक बढ़िया रिजॉर्ट है। एम्पायर में नए अध्याय पढ़ें। अगर आप टूर पर जाना चाहते हैं तो यहाँ एक जलती हुई पर्वत श्रृंखला और एक स्काई रॉक द्वीप भी है। वह जगह कितनी बड़ी है? डैनियल का मुंह थोड़ा खुला। इतना बड़ा कि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार इसका आनंद ले सकें। अकादमी टाइफॉन के लिए अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने का तरीका था। यह एक अभयारण्य और एक प्रशिक्षण मैदान बन जाएगा, जो ऐसे नायकों को तैयार करेगा जो एक दिन दुनिया की रक्षा और बचाव करेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसा घर था जिसे उसने केवल डैनियल के लिए बनाया था। एक ऐसा घर जहां वह आराम कर सके। आज से आप इस जगह के प्रधानाध्यापक हैं, टाइफॉन ने कहा। क्या यह आपका काम नहीं है? डैनियल ने सवाल किया। मैंने जीवित दुनिया में थोड़ा बहुत समय बिताया है। अब समय आ गया है कि मैं अंडरवर्ल्ड में लौट जाऊं। तुम्हें प्रधानाध्यापक बनाना मेरे लिए यहाँ की नौकरी से छुटकारा पाने का तरीका है, टाइफॉन ने हंसते हुए कहा। वह महसूस कर सकता था कि दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी उसकी उपस्थिति अधीर हो रही है। डैनियल को इस बात का पता नहीं था और टाइफॉन ने इसे ऐसे ही रखने का इरादा किया। डैनियल के कुछ कहने से पहले टाइफॉन ने फिर से बात की। उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। तुम्हें आराम करना चाहिए और सेलेन से बात करनी चाहिए। मैं कुछ समय बाद वापस आऊँगा। ठीक है। टाइफॉन कमरे से बाहर चला गया। बाहर हॉलवे था। उसने ज़्यूस को वहां खड़ा पाया, दोनों हाथ क्रॉस करके। उसकी उंगलियों के पोरों पर बिजली की हल्की सी चमक थी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने स्टेटस स्क्रीन देखी, ज़्यूस ने कहा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह आज्ञाकारी थी। ये जानकर अच्छा लगा कि यह इच्छित तरीके से काम कर रहा है, टाइफॉन ने उत्तर दिया।
क्या मैं डैनियल से मिल सकता हूँ? ज़ियुस ने पूछा। क्यों? मैं शीर्ष श्रेणी के जागृतिकर्ताओं और देवताओं के लिए अभिलेखों तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच का अनुरोध करने के लिए यहाँ हूँ। ये हमारी मदद करेगा। डैनियल ने अभिलेखों में एक प्रणाली लागू की है जो आपकी योग्यता के आधार पर आपके पहुंच स्तर को बढ़ाती है। विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच के लिए पूछने के बजाय इसका उपयोग करें, टाइफॉन ने डैनियल के पहले के विस्तृत स्पष्टीकरण को याद करते हुए कहा। बीच में वाक्य काटे जाने पर ज़ियुस ने भौहें सिकुड़ी। हम अभिलेखों से भविष्य की तकनीकें प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम दुनिया की रक्षा करना चाहते हैं तो ये तकनीकें ज़रूरी हैं। जैसे ही वह करीब आया, टाइफॉन की नज़रें काली पड़ गईं। यहाँ हम कौन हैं? टाइफॉन को याद आया कि डैनियल किस तरह की टूटी फूटी स्थिति में था। उसने डैनियल को उस रास्ते पर धकेलने के लिए खुद को दोषी ठहराया। लेकिन फिर से नहीं, डैनियल ने अपना काम कर दिया है। कृपया उसे रिटायर होने और आराम करने दें। आराम? दुनिया को उसकी ज़रूरत है। उसने पहले ही 2 बार दुनिया को बचाया है। दुनिया के लिए खुद को और बलिदान करने का कोई दायित्व नहीं है। तुमसे बचाया है ना? ज़ियुस ने ताना मारा। जब उसे टाइफॉन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका इरादा टाइफॉन से आगे निकलकर सीधे डैनियल से मिलने का था। टाइफॉन ने अपना हाथ उठाया और ज़ियुस को एक और कदम आगे बढ़ने से रोक दिया। अगर तुमने एक और कदम उठाया, टाइफॉन ने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें तीसरी बार दुनिया को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये धमकी है? ज़ियुस की आवाज़ बर्फीली ठंडी थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा पैर कहाँ पड़ता है। ज़ियुस ने टाइफॉन को घूर कर देखा। स्वार्थी होना बंद करो। डैनियल ने दुनिया को बदलने की शक्ति प्राप्त कर ली है। प्राप्त कर ली। टाइफॉन से एक भयानक दबाव फूट पड़ा। उसके पैरों तले ज़मीन फट गई। उसने शक्ति प्राप्त कर ली है। हवा कांप उठी जैसे जैसे टाइफॉन का गुस्सा बढ़ता गया। डैनियल ने रिकॉर्ड बनाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उस आदमी को अब याद नहीं है कि वह कौन है। वह खुशी के आंसू रोया, बिना ये जाने कि वह क्यों खुश था। ये कहकर उसके दुख का अपमान मत करो कि उसने शक्ति प्राप्त कर ली है। ज़ियुस ने उन शब्दों का वजन महसूस किया। थोड़े से पल के लिए उसकी नज़र लड़खड़ा गई। उसने दुनिया को 2 बार बचाते हुए सब कुछ खो दिया, टाइफॉन ने आगे कहा। 2 बार उसने इस शापित जगह को बचाया। उसे आराम करने दो। अब उसे इसे फिर से बचाने या इसकी मदद करने का कोई कर्तव्य नहीं है। उसने बहुत कुछ किया है। ज़ियुस ने अपना जबड़ा कस लिया। टाइफॉन के शब्दों में सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन चलिए, उसने आदेश दिया, या मैं तुम्हें हिला दूंगा। टाइफॉन की आंखें सिकुड़ गईं। वह बदमाश जो मेरे नाम के उल्लेख मात्र से कांप उठता था, क्या वह सोचता है कि वह मुझे हिला सकता है? उसने एक क्रूर मुस्कान निकाली जिसमें छाल और पत्थर से बने दांत दिखाई दे रहे थे। कोशिश करो। एक धड़कन बीत गई, कोई भी नहीं हिला। हवा में दबा हुआ तनाव फूट पड़ा। ज़ियुस ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी तो वह रुक गया। वापस लौटो। गया की आवाज़ गूंजी। मुझे पहले डैनियल से मिलना है, ज़ियुस ने सोचा। नहीं, गया की आवाज़ फिर से गूंजी। इसे रहने दो, टाइफॉन सही कह रहा है। उसने अपनी शांति अर्जित की है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डैनियल मना करता है तो मैं उसे बल से आसानी से हरा सकता हूँ। चांद घूम रहा है। गया के शब्दों ने ज़ियुस को स्तब्ध कर दिया। चंद्रमा, वह अब क्यों चल रही है? तुम्हें पता है क्यों? उसने हमें चेतावनी दी थी कि जब तक डैनियल हमारे पास न आए तब तक हम उसे काम पर न लगाएं। ज़ियुस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या होगा अगर हम उसकी बात न मानें? ज़ियुस ने पूछा। ज़ियुस, गया, पृथ्वी पर लाखों मनुष्य रहते हैं, ज़ियुस ने उसे बीच में टोका। उसने आगे कहा, हर कोई जीवित रहने से खुश नहीं है, लेकिन हर कोई कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक आदमी की भागीदारी से उनकी पीड़ा कम हो सकती है। और वह कह रहा है कि वह काम नहीं करना चाहता। उसे मजबूर करके हम गलत नहीं हैं। डैनियल भी एक ग्रिम रीपर है। टाइफॉन की आवाज़ ने टेलीपैथिक बातचीत को ब्लेड की तरह काट दिया। उसका विशाल पेड़ जैसा आकार दालान में दिखाई दिया जब वह ज़ियुस को देख रहा था। उसे छुओ और तुम अंडरवर्ल्ड के साथ युद्ध करोगे। तापमान गिरता हुआ लग रहा था। मृत्यु और अंधकार की उपस्थिति टाइफॉन के चारों ओर भड़क उठी, मानो उसकी धमकी को साबित कर रही हो। ज़ियुस चुप हो गया। धमकी सिर्फ शब्दों में नहीं थी। अकेले टाइफॉन ही एक समस्या होती। समीकरण में चंद्रमा को जोड़ना पहले से ही एसोसिएशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन अगर अंडरवर्ल्ड इसमें शामिल हो गया तो उनके पास कोई मौका नहीं था। ज़ियुस ने अपने दांत पीस लिए लेकिन एक कदम पीछे हट गया। अभी के लिए। वर्तमान। नियो ढहती दुनिया के किनारे पर खड़ा था। उसने उस जगह को देखा जहां युवा डैनियल गायब हो गया था। तुम्हें लगता है कि वह ऐसा कर सकता है? नियो ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी उम्मीदें नहीं रखूंगा, एंजल ने जवाब दिया।
नियो के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो क्या हम शर्त लगाएं? अगर वह सफल होता है तो जब मैं अपनी दुनिया में वापस आऊंगा तो तुम मेरी बात सुनोगे। अगर तुम शर्त जीत जाते हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस परिदृश्य के लिए इनाम की जरूरत है, नियो ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं, एंजल ने कहा। नियो को इस बात की चिंता नहीं थी कि वेलकारिया मौखिक वादा तोड़ देगा। एंजल ने नियो के डैनियल पर भरोसे को देखा और पूछा, तुम उस पर बहुत भरोसा करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। नियो ने डैनियल पर हजारों सालों तक नजर रखी थी। वह डैनियल को इतना जानता था कि डैनियल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसे कोई रास्ता नहीं मिल जाता। वह आदमी बहुत जिद्दी था। ठीक है, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो हम समय के द्वारा मिटा दिए जाएंगे, नियो ने उनके चारों ओर बिखरती दुनिया को देखते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। मैं शैडो ट्रायल छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसकी आंखों के सामने छायाओं से बना एक दरवाज़ा दिखाई दिया। काला फ्रेम मुड़ गया और लहरदार हो गया जैसे कि जीवित स्याही से बना हो। एंजल ने संकीर्ण प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ीं। मैं उस दरवाजे से कैसे गुजर पाऊंगा? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियो की छाया हिल गई। वह फैलने लगी। टूटी हुई जमीन पर कालेपन की लपटें फैल गईं। पहाड़, नष्ट हुए शहर, सूखी झीलें, छाया के फैलने के साथ ही सब कुछ उसमें समा गया। उसकी छायाएं कभी नहीं रुकीं। वे लगातार फैलती रहीं, महाद्वीपों, महासागरों और अंततः पूरी पृथ्वी को निगलती रहीं। जब देवदूत नियो के छाया स्थान के भीतर खड़ा हुआ तो उसने पलकें झपकाईं। हर दिशा में काले रंग का अंतहीन विस्तार फैल गया। उसका छाया स्थान कितना बड़ा है? देवदूत ने बड़बड़ाया। वह नियो की छाया तत्व पर महारत से आश्चर्यचकित था। तभी नियो ने छाया स्थान का प्रवेश द्वार थोड़ा सा खोला। वहाँ कैसा है? मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद देवदूत फिर से बोला, मुझे लगा कि तुमने अपने तत्वों पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन छाया स्थान के आकार को देखते हुए आप पहले से ही विशेषज्ञ महारत हासिल कर चुके हैं। मैंने इसे दे दिया, लेकिन मैंने पहले ही काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। देवदूत को नहीं पता था कि उस उत्तर पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसने ये सोचकर खुद को सांत्वना दी कि नियो हमेशा प्रकृति का एक विचित्र प्राणी रहा है। नियो खाली जगह में तैर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, क्षितिज जितने विशाल पंखों वाले एक छाया पक्षी को बुलाया। इसके पंख गोमेद की तरह चमक रहे थे, कोई प्रकाश नहीं परावर्तित कर रहे थे। उसने इशारा किया और पक्षी ने खुद को नीचे कर लिया, जिससे वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। मुझे दरवाजे तक ले चलो। छाया पक्षी छाया के दरवाजे की ओर सरक गया। उसके फ्रेम के बाहर केवल गहरा काला अंधेरा मौजूद था। नियो ने एक बदलाव महसूस किया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक विशाल शून्य में खड़ा था। फर्श पर चेकर पैटर्न था, काले और सफ़ेद रंग के वर्ग उसके पैरों के नीचे अनंत तक फैले हुए थे। एक मानव आकार की गुड़िया उसके सामने खड़ी थी। उसने सिर झुकाया। स्वागत है, नियो हारग्रेव्स। मैं एश-22 हूँ, विश्वासघाती छायाओं की दुनिया का द्वारपाल, गुड़िया ने कहा। तुम वही द्वारपाल हो जिसने इस दुनिया में आने पर मेरा स्वागत किया था, नियो ने उत्तर दिया। एश-22 आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह केवल एक बार मिलने के बाद उसका नाम याद रखेगा। वास्तव में, हम पहले भी मिल चुके हैं, उसने आश्चर्य को अपने चेहरे पर दिखने से रोकते हुए कहा। आपके छाया परीक्षण को पूरा करने के लिए बधाई। डैनियल ने माना के बच्चे को बचाया? नियो ने पूछा। उसने बचाया, और चूंकि वह तुम्हारा प्रतिनिधि था, इसलिए बचाव को भी तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाना माना जाता है। नियो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने अपने इरादे को अपने शैडो स्पेस के अंदर भेजा और एंजल को बताया कि क्या हो रहा है। एंजल जवाब नहीं दे सका क्योंकि आवाज़ शैडो स्पेस के अंदर और बाहर के बीच नहीं जा रही थी, और एंजल को नहीं पता था कि नियो की तरह बात करने के लिए इरादे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नियो को लगा कि एंजल खुश है। जैक के बारे में क्या? वह कहाँ है? नियो ने पूछा और चारों ओर देखा। वह दूसरे गेटकीपर से मिल रहा है, एश-22 ने जवाब दिया। उसके शब्दों का मतलब था कि जैक के लिए कुछ ही सेकंड बीते थे जबकि नियो हजारों सालों से जी रहा था। वह कैसा है? उसने अपनी रैंक खो दी है। मैं उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ। वह खुद को मारना चाहता है, लेकिन वह उस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता जिसे तुमने खुद को बलिदान करके बचाया है। एश-22 ने अपनी बात को कम नहीं किया। नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसे यहाँ अपना काम पूरा करना था और जल्दी से जैक से मिलना था। फिर वह उसे बताता कि सब कुछ ठीक है। क्या हम तुम्हारे पुरस्कारों पर चर्चा करें? 1 मिनट रुको। नियो ने अपनी विश्व ऊर्जा को मुक्त कर दिया। जब उसने अपने आशीर्वाद के तीसरे चरण को सक्रिय करने के लिए इसका उपयोग किया तो उसके चारों ओर का स्थान तीव्र आभा से तरंगित हो गया। विश्व ऊर्जा ने संघनित होकर उसके अस्तित्व को आकार दिया। हड्डियां, मांसपेशियां, अंग, तंत्रिकाएं, नीला रक्त, सब कुछ फिर से उगाया।
नियो ने अपनी आत्मा को अपने शरीर के भीतर रखा और उन दोनों को एक कर दिया। यह एक पूर्ण पुनरुत्थान था। आंशिक तीसरे चरण के आशीर्वाद के साथ नियो अपने शरीर के अंगों को पुनर्जीवित कर सकता था, लेकिन अपनी आत्मा और शरीर को एक नहीं कर सकता था। यही सीमा थी जिसके कारण आशीर्वाद उसे पहले पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं कर सका। समस्या तब हल हो गई जब वह अंततः अपने आशीर्वाद के तीसरे चरण की पूरी शक्ति का उपयोग कर सका। नियो ने नीचे देखा, अपने शरीर पर जख्मों से ढका हुआ देखा और उसके लंबे बाल उसके कंधों और पीठ पर झर रहे थे। शून्य की मंद रोशनी उसकी पीली त्वचा पर हल्की सी परावर्तित हो रही थी। उसने अपनी छाया आत्मीयता का इस्तेमाल किया और छाया रोग मंत्र का इस्तेमाल किया। छायाएं उसके चारों ओर लिपट गईं और गहरे बहते कपड़े के अल्पविकसित वस्त्र बन गए। जहां तक उसके बालों की बात है, उसने उन्हें अपनी पीठ के पीछे स्वतंत्र रूप से गिरने दिया। उसने पहले कपड़े पहने क्योंकि उसे चिंता थी कि वह उन्हें भूल सकता है। प्रोफेसर डैनियल की भयभीत निगाह की याद उसके दिमाग में बनी रही। प्रोफेसर ने नियो को ऐसे देखा था जैसे वह किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी राक्षस को देख रहा हो। मेरे इनाम के बारे में, मैं अपने शैडो स्पेस में जो कुछ भी है उसे वास्तविक दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। साम्राज्य के साथ आपकी यात्रा जारी है। नहीं, स्विफ्ट शब्द ने नियो को भौचक्का कर दिया। क्या इसलिए कि मैं पवित्र खजाना बाहर ले जा रहा हूँ? नियो ने अपने इरादे नहीं छिपाए। उसने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वह एंजल और नष्ट हुई पृथ्वी के साथ ज़ियूस की लाश को भी ले जा रहा है। द्वारपाल और छाया के सर्वोच्च देवता को निश्चित रूप से इसके बारे में पता होगा। आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उन्हें नहीं ले जा सकते। AH-22 ने जारी रखा। विश्व के विश्वासघाती छाया से कुछ भी बाहर ले जाना नियमों में एक ग्रे क्षेत्र है। आमतौर पर हम चैंपियन को विश्व के विश्वासघाती छाया से आइटम लेने की अनुमति देते हैं यदि उनका प्रदर्शन असाधारण है। यदि उन्होंने जो प्रदर्शन दिखाया है वह उत्कृष्ट से कुछ भी कम है, तो हम उन्हें विश्व के विश्वासघाती छाया से आइटम केवल उनके पुरस्कार के रूप में लेने की अनुमति देते हैं, AH-22 ने समझाया। तो नियो के शब्द बंद हो गए। AH-22 ने जो कहा उसके अनुसार उसने अपने शैडो ट्रेल में असाधारण प्रदर्शन दिखाया। आखिरकार वह ट्रेल को विफल करने के बाद भी पूरा करने में कामयाब रहा। वास्तव में आप सही सोच रहे हैं। AH-22 मुस्कुराया। उसने आगे कहा, छाया के सर्वोच्च देवता आपकी इच्छा शक्ति, वीरता और बुद्धि से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आपको बिना किसी कीमत के आइटम लेने की अनुमति दी है। गेटकीपर ने यह नहीं बताया कि नियो को पहले जो इनाम मिला था वह इनाम नहीं था। वह जानती थी कि नियो समझ गया था कि क्या हो रहा है।